brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। आज बात करेंगे इस हफ्ते के सबसे बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की, देश की 2 महत्वपूर्ण परीक्षाओं में हुए गड़बड़ झाले की। आई एम शॉक्ड बिकॉज 219 के पहले कभी परफेक्ट स्कोर रहता ही नहीं था नीट में। आज तक जेईई एडवांस में परफेक्ट स्कोर आज तक किसी के बच्चे को नहीं मिला है और इनका 67 टॉपर्स मिल गए हैं। आप कह रहे हो 25 लाख बच्चों का हम पेपर कराते, बार बार चीख के कह रहे हो, तो आपने पैसे भी तो लिए हैं। अब सबसे बड़े देश के लोकतांत्रिक देश के टेस्ट एजेंसी हो साहब, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी दी गई है तो आपको निभाना पड़ेगा। एनटीए क्यों आपके हिसाब से एक फेलियर बन गया है? एनटीए का नाम और कुछ करवा दीजिएगा, अगर यही लोग काम करेंगे उस पे तो रिजल्ट वही आने वाला है आपके पास। एनटीए पर से भरोसा हट गया है। पहले से बताया गया था कि सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, आप पेपर में लिखने की एक्टिंग करना, आपको जो कुछ आता है वो आप ओएमआर शीट में आंसर भर सकते हैं, बाकी आपको खाली छोड़ देना है। जैसे ही पेपर आया तुरंत उसकी फोटोज बड़ौदा भेजी गई, जहां पे ऑलरेडी टीचर्स को बिठाया गया था एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इफ बैंकर, सुपरिटेंडेंट एंड द सेंटर ओनर इज कॉम्प्रोमाइज ना, रात को पेपर मिलेगा आपको। अगर नीट सुपरवाइजर और सेंटर ओनर कॉम्प्रोमाइज रहेगा ना, 3 घंटे पहले मिलेगा पेपर आपको। बच्चा फोन करता है और कहता है कि सर मेरे तो 670 आ रहे थे, मुझे तो कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन री नीट के प्रेशर की वजह से वो उसका अगला रिएक्शन ही है तो वो रोने लग जाता है। देश के शिक्षा मंत्री मस्ट टॉक फॉर द स्टूडेंट्स एंड नॉट फॉर एनटीए। जो पहला स्टेटमेंट आया था, he spoke like the spokesperson of NTA। कांग्रेस इसको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही है, क्योंकि उनको ये बात अच्छे से पता है कि जितना देश का युवा है वो पिछले इन 3 इलेक्शंस में बीजेपी के लिए वोट करता आया है। उन्होंने जिस तरह से बात की वो कम से कम एक संवेदना, एक कंसर्न और एक शिक्षा मंत्री का वो भाव था कि जो भी गलत हुआ है उस पर हम एक्शन लेंगे। बहुत ही अजीब सा सिचुएशन हो गया, बहुत, मतलब इसको शब्दों में शायद बयान नहीं कर सकते। जो संघर्ष करता है, जो देखता है, वही समझ पाएगा इसको। सुरमा लगाया ही था कि कोई संतरे का छिलका आंखों में निचोड़ गया, चाय से मक्खी निकाली ही थी कि कप हाथ से छूट गया, गर्मी में सिर मुड़ाकर बहिरियाए ही थे कि मौसम बदल गया और ओले पड़ने लगे। नई नई गठबंधन सरकार बनी ही थी, सहयोगियों को साधने और साथ लेकर चलने के धीरज को तराजू पर तौला ही जा रहा था कि बड़ी बड़ी मुश्किलें आन पड़ी। रेलवे मंत्रालय अपने हिस्से की आलोचनाएं झेल ही रहा था कि दूसरे मंत्रालय का नंबर आ गया। कहीं कोई स्वर उभरता है कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा का स्वरूप, उसका क्रियान्वयन राजनीति ही तय करती है। इसलिए ये एक राजनीतिक विषय है, ये नीतिगत विषय है, इसलिए राजनीति इसमें शामिल है। आज बात करेंगे इस हफ्ते के सबसे बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की, देश की 2 महत्वपूर्ण परीक्षाओं में हुए गड़बड़ झाले की। मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप पर राजनीतिक चर्चा का साप्ताहिक कार्यक्रम नेता नगरी। आगे बढ़ें उसके पहले बहुत संक्षेप में बताते हैं कि मामला क्या है। 18 जून को हुई नेट जेआरएफ की परीक्षा 24 घंटे के भीतर रद्द कर दी गई इम्तिहान के बाद, क्योंकि पेपर जो है उसका वो डार्क वेब पर लीक हो गया था। 9 लाख छात्र इससे प्रभावित हुए। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए नीट की परीक्षा ली जाती है। 4 जून को इसके नतीजे आए, नतीजे लोकसभा चुनाव के साथ, और उसके पहले स्कोरिंग को लेकर के उस समय अनियमितताएं दिखी थी। उस समय 1500 से ज़्यादा छात्रों के रीटेस्ट के आदेश दिए गए, लेकिन इसके बाद ये मामला बड़ा हो गया और पेपर लीक और एग्जाम सेंटर पर नकल से जुड़े हुए आरोप और शुरुआती सबूत भी सामने आने लगे। 24 लाख छात्रों ने यह परीक्षा दी थी। ये दोनों परीक्षाएं आयोजित करवाई थी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने, जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। देश में सेंट्रलाइज्ड एग्जाम कराने के लिए ही ये एजेंसी 2017 में बनाई गई थी। इस विषय पर आज बात होगी और साथ ही पिछले 7 साल में 15 राज्यों में 17 से ज्यादा पेपर लीक की बात भी करेंगे, जिनसे 1,70,00,000 कैंडिडेट्स प्रभावित हुए हैं। पहले सत्र में एजुकेशन जगत से जुड़े जानकार हमारे साथ हैं, एजुकेशनिस्ट हमारे साथ हैं। महेश्वर पेरी जी पहले हमारे मेहमान, जो फाउंडर और चेयरमैन हैं। लल्लन टॉप पर आप उन्हें पहले भी देख चुके हैं। करियर 360 के वो फाउंडर और चेयरमैन हैं। इसके अलावा जुबिन मल्होत्रा हैं, करियर कोच और काउंसलर हैं करियर गाइडेंस इंडिया में। और मनीष राज हमारे साथ हैं, आप फिजिक्स वाला में फैकल्टी हैं, वहाँ पर पढ़ाते हैं। आपसे ही शुरू करते हैं महेश्वर जी। नीट की परीक्षा जो है 5 मई को हुई। 4 जून को जब देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसी दिन जो है इस परीक्षा के नतीजे आए। 16-17 दिन अब इस घटना को बीत चुके हैं।
पहले ये मसला ग्रेस मार्क्स का लग रहा था और करीब 1550 से ज़्यादा कुछ स्टूडेंट्स के रीटेस्ट का ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। लेकिन अब पिछले 16 दिनों में जो कहानी निकल के आई है, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ ग्रेस मार्क्स का मसला नहीं है। आपके नज़र में पिछले 16 दिनों में ये मसला कितना बड़ा हुआ है? क्या इसके की हाईलाइट्स हैं जो पिछले 15-16 दिन में पता चले? नहीं, आई थिंक पिछले 15-16 दिनों में जो मूल प्रश्न है वो तो उसका तो समाधान आज तक मिला नहीं हमें। और मूल प्रश्न क्या है, इतना इन्फ्लेशन ऑफ स्कोर और मार्क्स क्यों हुआ है, राइट? जब भी आपके 67 टॉपर्स आएंगे, जब भी आपके 710 नंबर पे जो इसके पहले 290 थे और ये टाइम 1770 आ गए थे, जब भी आपके 600 मार्क्स पे लास्ट टाइम 26,000 बच्चे थे और आप ये टाइम 80,000 बच्चे आ जाएंगे, दैट इज अ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन दैट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। और हमें ना जब भी ये सब दिख रहे हैं और वो हमें सिर्फ वो स्कोर ही दिखता है अपने को तो, और लास्ट 5 साल में आप देखिएगा ट्रेंडिंग तो सिमिलर रहती है। ये साल ना वो 3 गुना से 10 गुना हो गई ये ट्रेंडिंग, राइट? एंड देन यू हैव द 67 टॉपर्स आल्सो ऑन टॉप ऑफ इट। तो जो बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन जो बच्चों का है कि इतना रैंक और स्कोर इन्फ्लेशन कैसे हो गया, उसका तो आज तक समाधान नहीं मिला है। और जब भी हम एनटीए के पास गए थे और पूछे थे कि ये 718 और 719 नंबर कैसे मिले हैं, तभी वो ग्रेस मार्क्स के बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने अपने आप नहीं बताया था। जब भी एक प्रश्न पूछा गया था तभी response to that was we actually gave grace marks। तब तक तो ग्रेस मार्क्स के बारे में किसी को पता ही नहीं था ना। तो एनटीए आज तक जब भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया तभी उसका समाधान दे रहा है, पर इन ए सेंस दे आर नॉट कमिंग आउट क्लीन saying this is how the process happened, this is how the marks happened, this is how people there is a score inflation and rank inflation। इस सब का पूरा आंसर क्लियर नहीं दे पा रहा है। वो बोलते हैं कि 67 टॉपर्स आए और स्कोर इन्फ्लेशन हुआ है क्योंकि there are more number of students taking the examination। the number of students हर साल होता है, हर साल 10% इन्फ्लेशन होता है। the number of students who are preparing for NEET has been growing by 10% year on year for the last 3-4 years, राइट? पर आज तक ना अब इतना रैंक और स्कोर इन्फ्लेशन देखा नहीं। और परफेक्ट स्कोर, मैं आपको सच बता रहा हूं, आई एम शॉक बिकॉज 219 के पहले कभी परफेक्ट स्कोर रहता ही नहीं था नीट में। आज तक जेईई एडवांस में परफेक्ट स्कोर आज तक किसी को बच्चे को नहीं मिला है, पर इनका 67 टॉपर्स मिल गए। And it is not just toppers, again I'm saying, and it is not just about 1,560 students, it's much beyond that, much bigger than that। And because we don't know what are the specific questions that we can ask, we are only questioning the result that we can see at this point in time। स्कोर से बढ़कर के मामला कुछ जगहों पर पेपर लीक के आरोपों से जुड़ गया है। बिहार में ऐसी शिकायतें आई हैं, गुजरात में ऐसी शिकायतें आई हैं कि नकल कराई जा रही थी। उस पर विस्तार से हम आगे बात करेंगे, पर मनीष जी के पास चलते हैं। मनीष जी, ये जो समस्या है पेपर लीक की, पिछले 6-7 साल में 70 से ज़्यादा पेपर लीक देश भर में हुए हैं। लेकिन मैं इमीडिएटली अगर इस नेट और नीट की बात करें, समस्या का इमीडिएट सोल्यूशन अब क्या हो सकता है? आप पढ़ाते हैं बच्चों को, करीब 33 लाख स्टूडेंट्स हैं अगर नेट और नीट दोनों, 24 लाख जो है नीट के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था और 9 लाख नेट के स्टूडेंट हैं। नेट का एग्जाम तो कैंसिल ही निरस्त हो गया है। इमीडिएट रिस्पॉन्स और सोल्यूशन क्या बेहतर हो सकता है? क्योंकि कई केसेस में हमने देखा है जब री एग्जाम का ऑर्डर भी हो जाता है तो वो री एग्जाम होने में ही कई बार साल 1.5 साल लग जाता है, समय बर्बाद होता है। तो इमीडिएट जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है ऐसे मौकों पर? सबसे पहली बात, कल शिक्षा मंत्री जी का जो वो था प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने बोला हम अच्छे बच्चों के साथ बुरा नहीं करेंगे, जो भी अच्छे बच्चे उनका ध्यान रखेंगे। अच्छे बच्चे का डेफिनेशन क्या होता है? जो 700 नंबर लाए वही अच्छा बच्चा है क्या? 680 नंबर लाए वही अच्छा बच्चा है क्या? अच्छा बच्चा वो होता है एक मीडियम बच्चा भी जो 600 के अराउंड मार्क्स ला रहा है। 600 मार्क्स लाने पे आज से पहले तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलता था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 610 620 पे जो बच्चा स्कोर कर रहा है उसको गवर्नमेंट कॉलेज तक नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल सही बात है। दूसरे पक्ष भी देखे, जो 600 के ऊपर बच्चे हैं लगातार कह रहे हैं कि सर हमारा दोबारा नीट हो गया तो हमारे वो मोमेंटम, वो पेस, वो पढ़ाई का टेम्परामेंट हम कैसे मेंटेन करेंगे, हमारा परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डिग्रेड होगा। तो मुझे जो समझ आ रहा है अभी कि सबसे पहले ग्रेस मार्क्स जितने बच्चों को मिले हैं वो नंबर एनटीए नहीं बता रहा है। जैसा महेश्वर सर कह रहे थे, बहुत सही बोल रहे हैं कि जहां जहां पे हम उनकी गलती फाइंड आउट कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ऐसी बहुत सारी गलती है उनके कार्य प्रणाली में जो हमें नहीं पता चल रहा, हम सवाल ही नहीं पूछ पा रहे हैं क्योंकि उनका रिजल्ट अब तो उन्होंने पब्लिक नहीं कर रहा है।
रिजल्ट तो उन्होंने बंद कर दिया, ओएमआर आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो वो तो टॉप 100 का जब उन्होंने रिजल्ट पब्लिश किया तब हमें पता चला कि 719 718 कैसे हो सकते हैं, कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं। तो ये सारे सवाल पूछे जाने पे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो। इसका मतलब ये है कि हम सवाल नहीं पूछते तो एक्सप्लेन भी नहीं करते। तो अंदर में और क्या क्या पॉलिसीज हैं जो वो अप्लाई कर रहे हैं रिजल्ट पर, हम बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि किस तरीके से वो रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं। तो ये कार्यप्रणाली बहुत गड़बड़ है। और आप कह रहे हो 25 लाख बच्चों का हम पेपर कराते, बार बार चीख के कह रहे हो, तो आपने पैसे भी तो लिए हैं। अब सबसे बड़े देश के, लोकतांत्रिक देश के टेस्ट एजेंसी हो साहब, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी दी गई है तो आपको निभाना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि हम इतना बड़ा पेपर करा रहे हैं, तो इतने बड़े पेपर करा रहे हैं तो क्या चीटिंग करा देंगे आप? पेपर लीक, आपकी जो कार्यप्रणाली उसमें पेपर लीक हो जा रही है। बहुत सारी गलतियां, खैर, लेकिन अगर हम इमीडिएट सॉल्यूशन पे आए तो बिल्कुल सही बात है, जो बच्चे 650 प्लस मार्क्स ला रहे हैं उनके भी मोमेंटम मेंटेन करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मेरे समझ से जो अभी सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा कि ग्रेस मार्क्स जिन्होंने जितने भी बच्चों को दिए हैं वो पब्लिक करे और उनको ठीक करे, रिजल्ट को रीएवैल्यूएट करे, और जहां जहां पे चीटिंग हुई है वहां के भी पेपर कैंसिल करे। क्योंकि अमित आनंद और कुछ नाम ऐसे सामने आ रहे हैं जो सीना ठोक के कह रहे हैं कि हमने तो चीटिंग कराई है, 32 लाख में पेपर दिए हैं। गोधरा में साफ पता चल रहा है कि वहां के स्कूल में सेटिंग हुई थी। तो ऐसे सेंटर्स को कैंसिल करें, जहां से भी कंप्लेन आ रहे हैं वहां पे जांच हो, और कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स फिर से रीडिफाइन करके, जैसे 550 को कट ऑफ बनाते हुए एम्स के कॉलेजेस का दोबारा से एग्जाम कराया जाए। और अगले साल से एम्स के कॉलेज जैसे आईआईटी मेन और जेई मेन और आईआईटी एडवांस होता है, उसी तरीके से मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में भी एक नीट प्री हो और एक फाइनल पेपर हो, और एक फाइनल पेपर हो जिसमें एम्स के कॉलेजेस इंक्लूड हो, ताकि बच्चों को पता होगा कि ये मेरा प्री है और 550 के ऊपर लाने पे मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा एम्स के एंट्रेंस देने पे, और एम्स अपना इंडिपेंडेंट एंट्रेंस कराए। ये मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के आग्रह है कि इस साल से अगर पॉसिबल है तो आप रीनीट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि रीनीट के लिए एनटीए तैयार ही नहीं है। मैं सच बात बताऊं, रीनीट के लिए एनटीए तैयार नहीं है, उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो रीनीट करा पाए। अभी चाहे लाख गलती पकड़ी जाएगी वो नहीं करा पाएंगे, क्योंकि वो तैयार नहीं है। एक साल में वो 180 सवाल 200 सवाल नहीं बना पाते हैं, तो इतनी जल्दी वो कहां से बना लेंगे? तो शायद 550 एक कट ऑफ क्रिएट करके जितने भी बच्चे 5-6 लाख बच्चे 550 के ऊपर होंगे उनका एम्स के लिए दोबारा से एंट्रेंस कराया जाना चाहिए। वहां पे ये तो कम से कम पता चलेगा ना कि एम्स में जो बच्चे जा रहे हैं वो फिर से रीटेस्ट देके ही जाए। जुबिन जी, यही सवाल अगर संक्षेप में जवाब दीजिएगा, आपसे मैं पूछूं कि आपको क्या लगता है कि इमीडिएट रिस्पांस एंड इमीडिएट सोल्यूशन, अब चीज हो गई है, उसमें पॉलिसी मेकर्स से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? आप बच्चों से मिलते रहते हैं, उनकी काउंसलिंग करते रहते हैं, उनके पेरेंट्स से मिलते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले जो अहम बात है कि एनटीए पर से भरोसा हट गया है, अभिभावकों का, स्टूडेंट्स का, सबका। कोई अब ये नहीं मानता है कि जिस तरीके से एनटीए कर रही है, और ये तो आज दिन बर दिन नई नई चीजें निकलती जा रही है, मतलब जो ये एग्जाम हुआ है इसका जो परिणाम है उसको आप चिपटी भर नमक की तरह भी नहीं विश्वास कर सकते इस पे, क्योंकि अब आप कह रहे हैं कुछ सेंटर, कई सेंटर, आज के पेपर पेंसिल टेस्ट है, अगर पेपर लीक हुआ है कितना समय लगता है ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे इसको शेयर करने के लिए। तो आज जहां आपको पता चल रहा है कहीं ग्रेस मार्क है, ये सेंटर है, वो सेंटर, इससे जो जिस नंबर की इन्फ्लेशन जो जैसे महेश्वर जी बता रहे थे, वो ये एक दो सेंटर की बात नहीं है, ये बहुत एक वाइड स्प्रेड इंस्टीट्यूशनल इनकॉम्पिटेंस एंड करप्शन की बात। और वो क्या रहा है, इसमें कौन सफर कर रहा है? वो है बच्चे जो आगे जाके इस देश के डॉक्टर बनेंगे। ये कोई ऑर्डिनरी एग्जाम नहीं है कि आपने सिर्फ एक बोर्ड एग्जाम कर लिया या एक कॉलेज का एग्जाम हो गया। ये आगे जाके आपके देश के स्वास्थ्य चिकित्सक बन रहे हैं। तो ये इसको हल्के तौर पे लेने की बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर यदि लगता है कि एनटीए इनकॉम्पिटेंट है, अयोग्य है, भ्रष्ट है, आप यूपीएससी के लिए को ये जिम्मेदारी सौंप दीजिए इस साल के लिए कि ये एग्जाम रिकंडक्ट किया जाए। क्योंकि देखिए, जिस बच्चे ने मान लीजिए बिना चीटिंग किए भी 600 आ गए, 650 आ गए और किसी और के नहीं आए, आप कैसे इनमें फर्क करेंगे? जरूर बच्चे नाखुश रहेंगे, पेरेंट्स नाखुश रहेंगे, इसमें लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं, इसमें फाइनेंशियल इश्यूज हैं। बिल्कुल सही बात की मनीष जी ने कि एक एग्जाम की
प्रेपरेशन होती है, एक रिदम होता है, वो बच्चे गियर अप होते हैं, वापस इनको करना होगा। कई लोग कहीं और शहरों में जाते हैं या कोचिंग के लिए, वो अब अपने घर आ गए हैं, कठिनाइयां हैं, पर जरूरी है कि जो सॉल्यूशन पाया जाए वो सबके लिए फेयर और करेक्ट हो, डिस्पाइट जो भी कठिनाई हो। शिक्षा मंत्री को और सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, पर और वो कोई भी अगर निर्णय आज ले लेते हैं तो कोई ना कोई उसको चैलेंज करेगा। पर जिस तरह उन्होंने तुरंत यूजीसी नेट के केस में उसको एग्जाम को रद्द कर दिया, हालांकि स्टेटमेंट में बोला माइट हैव बीन सम इरेगुलरिटीज, ऑब्वियसली द इरेगुलरिटीज बहुत सीरियस हुई होंगी कि उन्होंने इतनी जल्द उसको रद्द कर दिया। क्यों ना सरकार खुद इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और बोले कि नहीं, प्रॉब्लम है, हम इसको ठीक करेंगे, और ये कोर्ट पे ना छोड़ दे कि अब जुलाई 8 को एक हियरिंग होगी, उसके आगे क्या होगा। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको एक तुरंत निर्णय लेना है, एक डिसाइसिव निर्णय लेना है, वो लीजिए, कोर्ट के पीछे अब मत छुपिए। वैसे नेट जेआरएफ के केस में शिक्षा मंत्री ये बता चुके हैं इंटरव्यू में भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि IC4 ने उन्हें ये बताया कि डार्क वेब पर नेट जेआरएफ का पेपर लीक हो गया था और उसके बाद बंद किया गया। इस केस में उनका बयान थोड़ा सा, कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था थोड़ा सा इससे अलग था। बस उन्होंने कहा कि हम स्वीकार करते हैं, और ये एक तरह से पहला एक्सेप्टेंस था कि नीट में गड़बड़ी हुई है, ये धर्मेंद्र प्रधान ने माना। उनका जो हफ्ते भर पुराना बयान था शिक्षा मंत्री का, उसमें उन्होंने कहा था कि कहीं कोई करप्शन नहीं हुआ है, कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। जो बृहस्पतिवार को, गुरुवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने पहली बार ये कहा कि कुछ लोकलाइज्ड इंसिडेंट हुए हैं। उस पर विस्तार से बात करूंगा, लेकिन महेश्वर जी, जो NTA की बात है, ये जो विचार है कि एक सेंट्रल एजेंसी होनी चाहिए, वन नेशन वन एग्जाम, एक देश एक परीक्षा का जो नियम है, ये बहुत आकर्षित करता है। सुनने में तो अच्छा है, थ्योरेटिकली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। NTA की फंक्शनिंग से जुड़ी क्या समस्याएं हो सकती हैं, आप मुझे वो बताइएगा, क्योंकि इस घटना के बाद तमिलनाडु के CM DMK के नेता स्टालिन ने ये कहा कि नहीं, फिर से आप स्टेट्स को ही दे दीजिए, जैसे CPMT कराता था या प्रदेश स्तर की अलग से मेडिकल परीक्षाएं होती थी, उनको ही कराने दीजिए, NTA नहीं करा सकता। वो इस कॉन्टेक्स्ट में भी कि आज ही इंडियन एक्सप्रेस ने, अभी हम शुक्रवार को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस में आज सुबह एक खबर छपी है कि नीट UG के एग्जाम का रिव्यू कमीशन किया था NTA ने, थर्ड पार्टी किसी को, और उसमें कई तरह की इरेगुलरिटीज पाई गई, जैसे कि 4000 सेंटर्स में से कुल 399 का रिव्यू किया गया और पाया गया कि उसमें से 44% सेंटर्स जो थे वहाँ पे 2 CCTV कैमराज नहीं थे। 2 होने चाहिए नॉर्म्स के मुताबिक, कहीं पर 1 था ज़्यादातर जगहों पर, और 68 सेंटर्स के स्ट्रांग रूम में सिक्योरिटी नहीं थी जहाँ पर पेपर रखे जाते हैं। तो ये उनके ही थर्ड पार्टी की ओर से कमीशन किए गए रिव्यू में ये बातें सामने आई हैं। NTA की फंक्शनिंग में NTA क्यों आपके हिसाब से एक फेलियर बन गया है? क्या वो इसलिए कि वो थर्ड पार्टी टेंडर बेस्ड सिस्टम पर उसकी निर्भरता ज्यादा है, या ये अगेन करप्शन और उसका मसला है जो हमारे भारत में शाश्वत बहुत पहले से विद्यमान है? आप NTA का नाम और कुछ करवा दीजिएगा, अगर यही लोग काम करेंगे उस पे, तो रिजल्ट वही आने वाला है आपके पास, राइट। आपने नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग बना दिया, अभी NTA को NTE बना दोगे, नेशनल समथिंग एग्जामिनेशंस, राइट। उससे कुछ होने वाला है नहीं अपने को, अनलेस अपने प्रोसेसेस जो है जिसकी वजह से ये एग्जाम कंडक्ट करते हैं, एंड द काइंड ऑफ पीपल हु आर देयर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब भी आपके पास कुछ प्रॉब्लम दिखता है ना, तो आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ते हो, बल्कि वो सिम्टम बना के वो पूरा प्रॉब्लम अगली बार नहीं आना है। लाइक फॉर एग्जांपल पेपर लीक हुआ है, या मैं बता रहा था आप ना 2021 में, मैं आप एक इंसिडेंट बताऊंगा, सम ऑफ यू माइट नो अबाउट इट। 2021 JEE मेंस में एक मैसिव फ्रॉड हुआ था, where and that's an online examination. Lot of people advocate कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन करेंगे तो शायद प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। वो पेपर में इंडियन माने यू एक्चुअली सिलेक्ट अ सेंटर ऑफ योर चॉइस, जहां सेंटर इज कॉम्प्रोमाइज और एंड द सुपरवाइजर इज कॉम्प्रोमाइज। बाहर से ना हैकिंग करके अल्ट्रा व्यूअर से यू एक्चुअली hand over the student's terminal to an outside expert कैमरा who was solving the paper. लैपटॉप का एक्सेस ले लिया था, एक्सेस लिया, टर्मिनल का एक्सेस ले लिया था। वैसे 820 बच्चों का एक्सेस लिया था, राइट। 60 करोड़ रुपए का एक्सचेंज हुआ था, हर बच्चा 10 लाख से 15 लाख पे किया था, और ये CBI का चार्जशीट है। The Russian hacker has been arrested, Indian coaching institution and the center people have been, 15 लोग को अरेस्ट किया गया था, राइट। 820 बच्चे, और शायद वो 820 बच्चे में सिर्फ 20 बच्चों को डिबार किया गया था, शायद वो 800 बच्चे कहीं NIT से पढ़ रहे हैं एज वी स्पीक नाउ, राइट। एंड बाय द वे, एक पुलिस वाला, हाउ डिड दिस कम अबाउट? एक पुलिस वाला ना, ही वेंट इन एज अ स्टूडेंट
paid the money as a bribe, sat in an examination, preferred the जो सेंटर वो बोला है वही प्रेफर सेलेक्ट किया है, जो स्लॉट उन्होंने बोला है, बिकॉज वो स्लॉट ऑल्सो में एक सुपरवाइजर अपना आता है, 4 स्लॉट रहते तो हर स्लॉट में बिकाऊ नहीं रहता है ना, एक स्लॉट में बिकाऊ रहेगा आपका, राइट? वो स्लॉट भी पिकअप किया है, एंड दैट स्टूडेंट गॉट 780 on 800. ही इज अ पुलिस ऑफिसर, राइट? तो जब तक आपका ये ना द सिस्टम इज सच दैट यू नो यू डोंट कवर योर ट्रैक्स एंड क्लोज इट फॉर एवर, बट वही प्रॉब्लम सॉल्व करके जाते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम आते ही रहेगा. आपका पेपर लीक आपको पता है कैसे होता है, राइट? एक बैंक में जाता है, उसके बाद दो लोग यू नो, एक सेंटर मैनेजर और नीट सेंटर ओनर एंड द नीट सुपरिटेंडेंट गो एंड कलेक्ट इट फ्रॉम द बैंकर. इफ बैंकर सुपरिटेंडेंट एंड द सेंटर ओनर इज कॉम्प्रोमाइज ना, रात को पेपर मिलेगा आपको. अगर नीट सुपरवाइजर और सेंटर ओनर कॉम्प्रोमाइज रहेगा ना, 3 घंटे पहले मिलेगा पेपर आपको, और 4,500 सेंटर है आपके पास, राइट? तो आपका प्रोसेस में प्रॉब्लम है, वो प्रोसेस को टाइटन करनी पड़ेगी आपको. Maybe you need to add one more police person, maybe you need to add an independent auditor who's sitting there and he's taking the paper along with them. There has to be multiple things which are independent. जैसे फॉर एग्जांपल जब भी आपके पास IT रेड होती है ना, आपको पता नहीं कहां जा रहा है, IT बंदे को गाड़ी में बिठाते ले जाते हैं एंड देन से इधर रेड मारना है, राइट? You need to create those kind of you know ring fencing, ताकि किसी को पता ना चले. आपके पास कौन इंस्पेक्टर आ रहा है आपको पता नहीं चलना चाहिए, आपके पास कौन पेपर लेने आ रहा है पता नहीं. सी यू नीड टू यू नो स्टोन वॉल दिस प्रॉब्लम्स, नहीं तो वो प्रॉब्लम कंटिन्यू करता रहेगा. बिकॉज द फैक्ट इज, और एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, पीपल से इट इज अ मॉरल थिंग, यू नो पीपल आर लैकिंग मॉरल्स एंड एथिक्स एंड ऑल. आई एग्री विद दैट, बट पीपल इन जनरल कोई देखेगा नहीं तो दे विल लैक इन मॉरल्स एंड एथिक्स. दैट्स अ फैक्ट. अगर जब भी कोई देख रहा है ना तो आप यू टॉक ऑफ एथिक्स एंड मॉरल्स, तो नहीं माने इन योर पर्सनल लाइफ यू आर नॉट एवरीवेयर डीलिंग विद इन द वे इट शुड बी. द एंटायर पॉपुलेशन आई एम सेइंग, सम ऑफ अस माइट बी डूइंग द राइट थिंग. हाँ, बंद कमरे में अगर आप फर्ज करें कि एक आउटसोर्स किए गए क्लर्क है जिसके पास वो एक्सेस है, उसके सामने कोई 1 करोड़ रुपए कैश रख देता है. एग्जैक्टली. और प्रॉब्लम क्या है ना इसमें, अपना मेडिकल एजुकेशन में जब भी देखोगे ना, अनलाइक इंजीनियरिंग एजुकेशन, पीसीएम जब भी बच्चा लेगा ना, आईआईटी और एनआईटीज नहीं मिलेंगे तो उसके पास और 15-20 लाख सीट है इंजीनियरिंग के, राइट? Whereas एमबीबीएस में ना अगर आपको वो 1 लाख सीट पे आप नहीं रह पाओगे ना, तो और कुछ है नहीं उनके पास. पेन पेपर वाला एग्जाम देते हैं तो उसमें एक ब्लैंक स्पेस छोड़ करके बाद में उसको एडिट करने के, सबमिट होने के बाद उसमें एडिट करके चेंज करने का ऑप्शन है. ओएमआर का एग्जाम देते हैं तो गलत जवाब को मिटा करके उसको फिर से भरा जा सकता है. व्यापमम में ऐसे केस सामने आए थे. कंप्यूटर की मदद से एग्जाम देते हैं तो आप उदाहरण बता ही रहे हैं, वो हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर का एक्सेस कोई और बाहर से ले सकता है और एप्लीकेंट सिर्फ पूरे टेस्ट में एक्ट कर रहे हैं जवाब भरने का, पर उनका जवाब कोई और भर रहा है. सोल्यूशन क्या है? मतलब मैं अगर हम कई चीजों के लिए ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखते हैं, वेस्ट क्या कर रहा है हमसे बेहतर, क्या हम उनसे सीख सकते हैं, क्या ऐसी कुछ चीजें हैं? मतलब क्या ये जो हम कई बार कहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ स्तर का, निचले स्तर का और एकदम टॉप स्तर का करप्शन खत्म नहीं हो सकता क्योंकि बहुत अंदर तक समा चुका है, क्या इसको इस तरह से होपलेसली देखें क्या हम कि इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश नहीं है? आई एम सेइंग दिस ना, अगर आपके पास सेंटर के पास जो पेपर लेता है, देयर हैज टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन जो लैंड्स अप देयर एंड ही टेक्स द पेपर along with the supervisor and all, and it is open in front of that independent guy which the center people don't know or cannot contact, right? तभी अलग बात हो जाती है, because at this point everyone knows कि यार ये सेंटर सुपरवाइजर है और ये सेंटर ओनर है. बहुत आसान है इसमें. तो you did not create a structure where another independent person lands up there on the day of the examination and goes along with them to the bank manager and takes the thing, right? तो मेरा सिंपल सा मकसद है कि I think we need to strengthen our processes than relying on the same old processes which actually had compromised the examination system. जी. There are some examinations that are still conducted with a lot of integrity. जैसे कि यूपीएससी चल जाता है. हाँ, यूपीएससी उसमें से एक है. Exactly. अच्छा, एक चीज और मनीष जी आपके पास आता हूँ, मतलब एनटीए, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट एनटीए, क्योंकि हमने पिछले कुछ साल में 7 साल में मैंने जिक्र किया कि 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, इन सारे प्रदेशों में लीक हुए हैं. मेरे पास लिस्ट भी है, मैं बता भी सकता हूं कि 14 राजस्थान में हुए थे, अशोक गहलोत की सरकार थी उसमें. उन 7 सालों का वक्फा बता रहा हूं. उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश इतने ही हुए हैं. ये सिर्फ एनटीए की बात नहीं है.
है ना, मतलब ये एक सिस्टम की बात है और प्रदेश स्तर के एग्जाम्स भी लीक होते रहते हैं। तो मतलब जब आप स्टूडेंट्स से मिलते हैं और इस बीच खासतौर से इन दोनों घटनाओं के बाद जो नई सरकार के बनने के बाद सरकार के ऊपर सिर मुंडाते ही ओले पड़ने की तरह आई हैं, स्टूडेंट्स के रिएक्शन में आप किस तरह के फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं, निराशा देख रहे हैं, किस तरह की अपेक्षाएं देख रहे हैं उनके पेरेंट्स से, क्योंकि आप स्टूडेंट्स के संपर्क में रहते हैं इसलिए मैं वो भी जानना चाहता हूँ। निराशा तो इस लेवल का है कि जैसे ही बच्चा फोन करता है और कहता है कि सर मेरे तो 670 आ रहे थे, मुझे तो कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन री नीट के प्रेशर की वजह से वो उसका अगला रिएक्शन ही है तो वो रोने लग जाता है। क्योंकि बच्चा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जॉब हो या नीट जेई हो या JRF हो, यूजीसी नेट हो, जब इसकी प्रिपरेशन करता है ना, तो इतने बड़े कंट्री में जहां पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इतने ज्यादा है, सिलेक्शन रेशियो सिर्फ 2 से 4%, 5% होता है, वो सब कुछ सेक्रीफाइस करता है, मतलब थाउजेंड ऑफ सेक्रीफाइस करता है। बच्चे तब जाके इस लेवल पे पहुंच पाते हैं कि वो टॉप 5% या 6% में क्वालिफाई कर पाते हैं। उसके बाद भी जब उनको कुछ नहीं मिलता है ना, तो वो हताशा और निराशा मतलब उसको इस लेवल पे ले जाता है कि बच्चे कहते हैं सर के अलावा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और भारत गांव का देश है, गांव में छोटे छोटे मतलब कम आय में जो फैमिली अपने बच्चों को पाल रही है, उनका पूरा भरोसा होता है कि हमारा बच्चा इस एंट्रेंस को क्वालिफाई कर लेगा, इस जॉब को क्वालिफाई कर लेगा तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। और जीवन सुधरने के बजाय आप देखिए कि लगभग 35 लाख, और 35 लाख तो एस्पिरेंट है ना, अभी जस्ट पिछले 20 दिन में हुआ है। 35 लाख तो सिर्फ एस्पिरेंट है, 35 लाख पे डिपेंडेंट उनकी फैमिली और उनके आसपास उनके लोग, मतलब लगभग 2 से 3 करोड़ लोग होते हैं जो इससे अफेक्ट होते हैं डायरेक्टली। तो ये बहुत गलत है। और इसके पीछे जो लीक है, जो छोटे छोटे एग्जाम जो लीक हो रहे हैं ना, इसके लिए कड़ा कानून बनाना चाहिए कि जो भी इसमें पाए जा रहे हैं ना वो तुरंत जेल में जाए। अभी पटना के जो इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, गुजरात के इंसिडेंट जो सामने आ रहा है, ये वही लोग इन्वॉल्व है जो पिछले 2 साल पहले भी इन्वॉल्व थे। इसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो पहले के भी पुलिस के पेपर्स, बिहार पुलिस के पेपर लीक किया था, उनका ही नाम आ रहा है कि उन्होंने नीट का पेपर लीक किया है। तो एक बार जब वो लीक करने पाए गए, पकड़े गए, फिर उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई हिम्मत ना करे पेपर लीक करने का। बहुत सेंसिटिव तरीके से इस केस को डील करना पड़ेगा, नहीं तो ये चीजें बढ़ती जा रही है। और वो ये मतलब ये हाई टाइम है जब आप लाखों बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो उनका भरोसा फिर से हमारे एग्जामिनेशन एजेंसीज पे आ पाए। क्योंकि जो बच्चे सफर कर रहे हैं, जिन्होंने इस बार पेपर दिया, वो तो टूट ही रहे हैं, साथ साथ में जो अगले साल अपीयर करने वाले पेपर, वो बहुत निराश है। वो कह रहे कि पढ़ाई छोड़ देता हूं सर, मैं कुछ और कर लूंगा, क्योंकि सर भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं इतना मेहनत करूं और कहां जाएगा, किस उम्मीद से बच्चा मेहनत कर पाएगा अगले साल के लिए भी। तो ये बहुत ही अजीब सा सिचुएशन हो गया, बहुत मतलब इसको शब्दों में शायद बयान नहीं कर सकते। जो संघर्ष करता है, जो देखता है, वही समझ पाएगा इसको। जो तैयारी करता है वो जानता है। और आपने कानून का जिक्र किया, मैं उस पर आऊंगा महेश्वर सर, आपसे भी उस पर कॉमेंट चाहता हूँ। लेकिन जुबिन साहब, आप करियर काउंसलर हैं, आप बच्चों से मिलते हैं, उनके पेरेंट्स की भी और बच्चों की भी काउंसलिंग करते हैं। ये जो भरोसे वाली बात है ना कि हमारी जो एजेंसी है जो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, वो एजेंसी बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल फेयर तरीके से, बिना किसी गड़बड़ी के एग्ज़ाम करा पाएगी, ये इन 2 घटनाओं से और भी कम हुआ है। और उसके पहले पिछले 5-6 साल में जो पेपर लीक्स हुए हैं या अनियमितताएं हुई हैं अलग अलग तरह की, उससे और कम हुआ है। आपको कोई ऐसा कोई किस्सा याद है, ऐसा कोई स्टूडेंट आपके पास आया हो और उसने ऐसी बात कह दी हो, आपको याद रह गई हो, जो सिस्टम पर छात्रों के हिले हुए भरोसे को रेखांकित करती हो? स्पेसिफिकली तो नहीं, पर जो मेरे को अभी याद आ रहा है, पर कई बच्चे ऐसे मिलते हैं जब हम टॉक्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, जो 2-2, 4-4 साल की मेहनत लगाते हैं। पेरेंट्स लोन लेते हैं या अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं इनके ये कोचिंग को फंड करने के लिए। और जब ये होता है और जहां उनको लगता है कि सिस्टम अनफेयर है, तब जो उनका हाल होता है, उनके पेरेंट्स का जो हाल होता है, वो दर्दनाक है। और पिछले जो कॉन्वर्सेशन में आया हाल ही आपकी इसी साल जो पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस बिल पार्लियामेंट ने पास किया है, इसका जरूर इसके तहत जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए ऊपर नीचे, और खासकर हमारे देश में एक प्रथा होती थी कि ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता था तो रेलवे मिनिस्टर रिजाइन कर जाते थे। क्यों एनटीए के चेयरमैन ने रिजाइन नहीं किया है? क्यों वो बोर्ड जो आईआईटी के डायरेक्टरों से भरा हुआ है, आईआईएम के डायरेक्टरों से भरा हुआ है, जो अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस में
चीटिंग वगैरह बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज फॉलो करते हैं, वो सब क्यों चुप हैं? और जहां प्रॉब्लम ये आ रही है, जो प्रीवियस कॉन्वर्सेशन डिस्कशंस और स्पीकर्स ने भी बताया है, ये डिमांड सप्लाई का जो इतना लॉपसाइडेड गैप है, उसलिए ये चीटिंग, उसलिए ये करप्शन, उसलिए क्योंकि अगर आपको वो एक छोटा सा भी एज मिल जाता है तो आपको कितना बेनिफिट होता है, वो है प्रॉब्लम। क्यों आज 15 लाख सीटें हैं इंजीनियरिंग के लिए, पर 1 लाख से बस कुछ ज्यादा हैं सीटें मेडिकल के लिए? नंबर ऑफ डॉक्टर्स टू पर 1000 सिटीजन्स अगर आप आंकड़े देखते हैं तो इंडिया कितना पीछे है दूसरे देशों से। क्यों हम ये कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहे हैं? क्यों हम ये नीट का एग्जाम, चाहे आप पेपर पेंसिल मोड में करें, कंप्यूटराइज्ड मोड में करें, वो एक दूसरा विषय है, विवाद है, पर एक्सेस के तहत पर क्यों ये एग्जाम साल में 4 बार नहीं कि करवाया जा सकता, ताकि ये बच्चों पे जो एक दिन का एग्जाम का प्रेशर, पूरे 1 साल नहीं 2-2 साल एट द वेरी लीस्ट का जो प्रेशर है, क्यों वो हम उसको हटा नहीं सकते? क्या हमारे जो प्लानर्स हैं, जो लोग बैठे हैं, जो सालों अपनी पीएचडी करके और एजुकेशनिस्ट रहे हैं दशकों के स्तर पे, क्या उनको ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं समझ आती बात? जी, ये मुझे परेशान करता है कि इतने सालों बाद, ये तो मेरा एक खुद पेट पीव रहा है कि क्यों हमारा एक कैट एग्जाम, क्यों हमारा एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम एक ही बार होता है। तो चलिए इंजीनियरिंग अब साल में 2 बार होता है, वो भी मेरे हिसाब से कम है। आप मेडिकल, इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है ये, मैं तो कहता हूं ये एज इंपॉर्टेंट एज जो आपकी जनरल इलेक्शंस या स्टेट इलेक्शंस हैं, उतनी सीरियसली, उतनी सिक्योरिटी और उतने ओवरसाइट पे आप करें तो ये काफी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। हालांकि आज भी इलेक्शन में कहीं ना कहीं इर्द गिर्द कुछ किस्से आते हैं कि प्रॉब्लम है, पर 99.9% प्रॉब्लम सॉल्व है। कंपेयर करें आज से 30-40 साल पहले, तो क्यों इसको इतनी सीरियसली नहीं लिया जा रहा है? जी महेश्वर जी, कानून का जिक्र हुआ। कानून ताज़ा कानून है और वो कानून 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और 10 साल तक के जेल का प्रावधान उस कानून में है। कुछ प्रदेशों ने भी अपने स्तर से प्रदेश स्तर पे कानून लागू कर रखे हैं, जैसे राजस्थान में मुझे याद है अधिकतम उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान उनके कानून में था, क्योंकि वहाँ भी एक बार रीट पेपर लीक का मसला राजस्थान में बहुत बड़ा हो गया था। जब हम कहते हैं कि अपराधियों में कानून का डर होना चाहिए, और अलग अलग थ्योरीज हैं कि कैसे प्रशासन का रवैया अपराधियों के लिए क्या होना चाहिए, तो क्या उनमें डर पैदा करके अपराध के प्रति किया जाए, या दूसरे जो तरीके हैं। कई लोग कहते हैं कि कई बार आप एक्सट्रीम भय पैदा करते हैं और कानून इतने सख्त कर देते हैं तो वो सिविल जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन इसमें ठीक ठाक सख्त कानून है, ऐसा नहीं कि कानून नहीं है। ये कानून क्या नाकाफ़ी है? मतलब क्या ये जो चीज़ें हो रही हैं एक हल्का कानून है इस वजह से हो रही है, या असल रीजंस कुछ और है? कानून से कुछ हमें छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है। नहीं, ये कानून जो बनाया गया, आई थिंक इट इज मोर टू ब्रिंग सम फोकस ऑन इट। देखिएगा, आपने निर्भया का कानून लाया था, इंडिया में विमेन अब्यूज कम थोड़ी हुआ है, right? I'm saying the law was always there against cheating. The law was always there against theft. The law was always there against such, acts, right? But the issue is not about the law. You can come up with another 100 such laws for 100 specific cases and make them an act, right? It doesn't still solve the problem. The problem is that there is the demand supply gap जैसे बताया गया था, वो इतना बड़ा गैप है ना कि अगर पेरेंट या बच्चा कुछ घुसना चाहता है ना, कुछ भी करके घुसेगा। जैसे आप डंकी देखते हो बाहर भेजने के लिए, यू गो थ्रू द डंकी राउट, राइट? तो दिस इज ऑल्सो समथिंग सिमिलर कि आप कुछ भी करके एमबीबीएस में घुस जाइएगा। और इसमें ना मैं आई ब्रिंग इन अ लार्जर पॉइंट हियर, बिकॉज आई हर्ड दिस कॉन्वर्सेशन दैट एट टाइम्स स्टूडेंट्स थिंक देयर इज नो अदर ऑप्शन देन and all. I would want to hold back on that kind of conversation. I'll tell you why. Somewhere बच्चों को मिस सेलिंग किया गया कि आपका सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी यही है, इसके सिवा और कुछ नहीं है, राइट? इट कैन बी IIT, इट कैन बी NIT, इट कैन बी एम्स। ट्रस्ट में आज के दिन में IIT में 32% बच्चे प्लेसमेंट नहीं हुआ है, राइट? और बिट्स में पिलाने में पूरे बच्चे प्लेसमेंट हुए हैं वैसे,
ऑलमोस्ट 95% प्लेसमेंट हुए हैं, राइट? बीआईटी में 90% प्लस प्लेसमेंट हुआ है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. मैं गिना सकता हूं कि हाउ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैव डन बेटर दिस टाइम इन प्लेसमेंट व्हेन यू टेक द कंबाइंड फोर्स ऑफ आईआईटीज, राइट? एंड मेडिकल एजुकेशन में हमने कभी भी बच्चे को बोला एंड हमने उनको बेचा है, एक्चुअली बोला नहीं, हमने बेचा है उन्हें कि सबसे बड़ा कोर्स है एमबीबीएस. आई कैन गारंटी यू दैट if you were to do BSc in say lab technician and open a lab now, you'll make more money. If you become a BSc in nutrition now, you'll make more money. And वो अपने आप भी कर सकते हो या और कहीं ज्वाइन भी कर सकते हो आप. हम ना, because in pursuit of selling one particular thing now, we have desold everything else. I don't know whether I'm able to communicate, but that's what we've done. And that has happened because I think we want them to crack an examination and go through that route and all, and that is a very, very wrong thing that's happened in this country over the last 3-4 decades. It is time, I think अभी समय आ गया है कि बच्चों को ये बताया कि एमबीबीएस नहीं आएगा तो चिंता मत करो, ये सब कोर्सेस है जहां आपको बहुत अच्छा फ्यूचर है, और इसमें ना आप हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर सकते, लाइक डी फार्मा, यू नो, अगर कुछ भी नहीं करोगे तो यू कैन स्टिल यू नो प्रिस्क्राइब मेडिसिन एंड ऑल, सिर्फ सर्जरी नहीं कर पाओगे आप, राइट? देयर आर मल्टीपल, आई कैन कोट 20 कोर्सेज एट दिस पॉइंट टाइम सिटिंग इधर बैठ के मैं, वेयर बच्चा ना अपने आप को शुरू कर सकता है, या he can join a hospital or a company and still come out with great career and better career than some of the MBBS, unless, or by the way, MBBS ना without MD is 0, right? और MD का सीट ना 2.5 करोड़ का सीट है, right? So हमने ना बच्चों को हमने बहुत रॉन्ग कम्युनिकेशन दिया था, और उसके बाद हमने ये भी बोला है कि अगर ये नहीं कर पाओगे, इधर फेल हो गए तो आपकी जिंदगी खत्म हो गई. नहीं, आपकी जिंदगी शुरू हुई है, और उनको समझना चाहिए एवरी फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी. एंड देयर आर मेनी पीपल हु फेल्ड एमबीबीएस एंड आर डूइंग फार बेटर देन द डॉक्टर्स देमसेल्व्स, बिकॉज़ दे सेट अप कंपनीज, दे सेट अप ट्रेडिंग यूनिट्स, दे सेट अप लैब्स. So it's important for us to communicate that, and that's why I'm saying my message is for the students now कि एमबीबीएस नहीं आए चिंता मत कीजिएगा, बहुत सारे कोर्स है जहां आपको बहुत अच्छा फ्यूचर है. दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी, एंड रिमेंबर दैट. एंड बिकॉज आई एम सेइंग इन इंजीनियरिंग ऑल्सो, आईआईटी ने मिला है वो 32% प्लेस नहीं हुए, आईआईटी जो नहीं मिला है वो प्लेस हो गया ऑलरेडी. तो आपको ये समझनी चाहिए, एंड यू मस्ट ऑल ऑफ अस ओwe it to the student to communicate to them that MBBS is not the end all of it. It can be the beginning of your journey. जो सर्टेन कोर्सेज के लिए हमारा ऑब्सेशन है एज अ सोसाइटी, और वो पेरेंट्स में आता है, पेरेंट्स के थ्रू वो इंजेक्ट होता है उनके बच्चों में, और फिर वो एक पीयर प्रेशर में, एक सोसाइटल प्रेशर में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से मानसिक तौर पर ज़्यादा तनाव या दबाव भी बच्चे महसूस करते हैं. तो ये जो ऑब्सेशन फॉर सर्टेन कोर्सेज है, इसका हल क्या है? मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से अगर पॉलिसी मैटर्स के स्तर पर पूरे देश में नीति ऐसी बनाई जाए कि ये थोड़ा सा कम किया जा सके और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज को भी वरीयता मिल सके, तो क्या किया जा सकता है? जुबिन जी. देखिए, जो इसका सिल्वर बुलेट है वो है इंफॉर्मेशन और नॉलेज. स्कूल के टीचर्स में ज्यादातर जहां काउंसलर्स नहीं पाए जाते, जो बच्चे जिनसे बात करते हैं वो हैं आपके 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के टीचर्स. उनके पास जो इंफॉर्मेशन है, मैं ये जानना चाहता हूं कि आज कितने बच्चे जो एमबीबीएस के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब उनको बायोलॉजी और हेल्थ साइंसेज में रुचि है, इनमें से कितने बच्चे होम्योपैथी और आयुर्वेद के भी एग्जाम्स देते हैं या उसके लिए सोचते भी हैं? मैं कहूंगा 10% भी नहीं, 10% भी बहुत नंबर हो गया. महेश्वर जी ने बिल्कुल सही बात की. आज अगर हमारे पास जो हमारे हेल्थ सिस्टम जो सफर कर रहा है, वो ऑफकोर्स एक नंबर ऑफ डॉक्टर्स के लिए और नंबर ऑफ बेड्स के लिए सफर कर रहा है, पर हर एक डॉक्टर के लिए आपको मिनिमम 10 से 15 पैरामेडिकल एसोसिएटेड पर्सनल चाहिए. वो नहीं है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है. वो समझते हैं कि ये कोई चीज ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वो नर्सिंग समझते हैं और उसको तो हम तुच्छ मानते हैं. हाल ही में मैं यूएस में कुछ डेटा देख रहा था, जो टॉप 10 अर्निंग है जरूर हेल्थ सर्विसेज में है, और उन टॉप 10 में नर्सेज आर एज हाई एज डॉक्टर्स. हमने वो एक ऑप्शन कम ही कर दिया है. हालांकि इंडिया से नर्सेज की डिमांड इतनी बड़ी है, जर्मनी में, जापान में, यूके में, कनाडा में, यूएस में जा रहे हैं, पर यहां हम नहीं करना चाहते, क्योंकि ये कोई भीड़ सवार है, जो ग्रुप थिंक है,
एमबीबीएस डॉक्टर बनना है सिर्फ। और वहां जैसे हमने डिस्कस किया, एक कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है, बेशक आप उसको बढ़ाएं, पर स्टूडेंट्स को मैं ये भी कहूंगा एज फ्रॉम अ काउंसलिंग पर्सपेक्टिव, आपको अपना इंटरेस्ट पहले देखिए। यदि आपका इंटरेस्ट कोई भी वैक्सीन जो बनी कोविड में, ये हम सब ये लेसन्स भूल जाते हैं, कोविड की वैक्सीन कोई डॉक्टर ने नहीं ढूंढी, वायरोलॉजिस्ट, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट, डीएनए रिसर्चर्स, इन लोगों ने बनाई। ठीक है, उसकी टेस्टिंग, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उस फेज में डॉक्टर जरूर आते हैं। पर इंडिया इज अ hub and has an even greater potential for being the drug testing capital of the world. हमारे पास उसके लिए ना एनालिटिक्स हैं, ना कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट हैं, ना जो बाकी आपको वेटरनरी टेस्ट एक्सेट्रा जो चाहिए, या जो डेटा उसका एनालाइज करते हैं वो चाहिए। ऐसे कितने एरियाज हैं, यदि आपको बायोलॉजी और साइंसेज में इंटरेस्ट है, उसके इर्द गिर्द गिनने मुश्किल हो जाते हैं, उतनी एरियाज अवेलेबल हैं एक मेडिकल डेंटल को साइड पे करते हुए। ये निराश होना ये इसलिए है क्योंकि उनको और पता नहीं है क्या है, और ऑफ कोर्स एक सामाजिक प्रेशर है, क्योंकि वो हमने इतना ऊंचा दर्जा दे दिया है आईएएस को, इंजीनियरिंग को, मेडिकल को, कि वो बाकी चीजों को तुच्छ और मामूली मानते हैं। मनीष जी, एक टिप्पणी संक्षेप में वापस इस एग्जाम से जुड़ी समस्याओं पर आते हैं। इन दोनों एग्जाम्स में एक जो सबसे पहली मांग होती है जब भी कोई पेपर लीक होता है कि साहब आप री एग्जाम कराइए, री टेस्ट कराइए, तभी असली इंसाफ होगा, न्याय होगा। छात्रों की ओर से भी कई बार ये मांग होती है, खासतौर से उसमें कई बार ऐसे भी छात्र हैं जो एक्चुअली विक्टिम हैं इस पेपर लीक के, और कई छात्र ऐसा समझते हैं कि उनका एग्जाम दोबारा नहीं गया तो उन्हें दूसरी बार चांस मिल जाएगा। पर इस री टेस्ट और री एग्जाम की थ्योरी में भी बहुत सारा इसका कोलैटरल डैमेज है। हमारे एक जानने वाले हैं, उनकी छोटी बहन ने एग्जाम दिया और मैं उनसे बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि री टेस्ट तो नीट में नहीं होना चाहिए। बोले क्यों? बोले कि एक लड़की ने बहुत मेहनत करके, उनकी बहन ने तैयारी की, एग्जाम दिया, और उस दिन उसका दिन था ये उन्हें लगता है, क्योंकि वो जो एग्जाम पेपर आया वो उनकी एरिया ऑफ स्ट्रेंथ के हिसाब से आया और उन्होंने क्रैक कर लिया। अब वो श्योर नहीं है कि अगली बार पेपर सेट होगा, फिर से उन्हें गो थ्रू करना पड़ेगा। अगर आपने एक बार ईमानदारी से पेपर दिया, आपने कोई नकल नहीं की, तो आप पे उसका असर क्यों होना चाहिए? जिन्होंने कार्रवाई की उन पे करिए। तो ये जो कॉन्ड्रम है, मतलब आप इसको कैसे डील करें? अगर आप री टेस्ट नहीं कराते हैं तो कैसे ये एतबार होगा कि जो लोग चुन करके डॉक्टर बनने जा रहे हैं उसमें से किसी ने नकल नहीं की? सर, वही बात है कि जैसा सर भी कह रहे हैं कि इतना बड़ा हवा बना दिया है ना कि बच्चे को नॉलेज से ज्यादा वही है, परफॉर्मेंस से डर लगता है। हालांकि बच्चे ने मेहनत करी है, वो दूसरी बार भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इतना बड़ा पीयर प्रेशर है, इतना ज्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है कि ये जेन्युइन है। डर जायज है, बच्चे का डर जायज है। बट अभी जिस सिचुएशन पे हमारा नीट एग्जाम आके फंसा हुआ है, अभी तो जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन मुझे जो लगता है यहाँ से कि आप इस साल भी कुछ 550 के अराउंड कट ऑफ डाल के एम्स का पेपर अलग से कराइए, और जितने भी इरेगुलरिटीज हुई है वो एनटीए को पता है, गवर्नमेंट को पता है, वो उस लेवल पे ठीक करे, और जहां जहां भी पेपर लीक हुआ है वहां के पेपर को रद्द किया जाए। यहां से यही बेस्ट सॉल्यूशन मुझे समझ में आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इतने सालों के मेहनत के बाद अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो फिर से रिदम में आना, फिर से तैयारी करना, ये थोड़ा मुश्किल तो होता है। महेश्वर सर, आप इन 3-4 चीजों से सहमत हैं क्या? मतलब ये जो रीटेस्ट है, एग्जाम रीटेस्ट होना चाहिए, एकदम से बहुत सारे स्वर आते हैं ये उभर के कभी भी पेपर लीक होता है तो, क्योंकि पर उसका भी एक कोलैटरल डैमेज है, क्या वो सही सोल्यूशन है? जेई में एक हम करते हैं, आई डोंट नो व्हाई वी डोंट लुक एट द अदर एग्जाम्स द वे वी हैव कंडक्टेड। जेई में क्या होता है, अब 2 एग्जाम रहते हैं और बेस्ट ऑफ द 2 उठाते हैं, और दोनों सेशंस का ना नॉर्मलाइज भी कर लेते हैं। तो इधर ना हाई स्कोर से पूरा हम बात करें, इधर स्कोर इन्फ्लेशन है, रैंक इन्फ्लेशन है, वो रैंक इन्फ्लेशन वुड बी नॉर्मलाइज्ड टू द नेक्स्ट बैच वेयर द स्कोर इन्फ्लेशन विल हैपन। तो दोनों जगह का स्कोर इन्फ्लेशन ना नॉर्मलाइज होके देन यू क्रिएट अ परसेंटाइल। और जेई में हम करते हैं और हर बच्चा दोनों से टेस्ट नहीं लेता है। थोड़े बच्चे अच्छा किया है पहले टाइम तो दूसरी बार नहीं लेते हैं, थोड़े बच्चे इंप्रूव करने के लिए करते हैं, थोड़े बच्चे ना बिकॉज दे डिड नॉट डू इट फर्स्ट टाइम अराउंड दे ओनली डू द सेकंड टाइम। ठीक है, बट इट इज अ पॉसिबिलिटी
that we can actually have a second round again for students who want to go through that thing and normalize between the two scores and get. I'm just saying, because see, I'm only looking at what solution where all 24 lakhs are not penalized. People who don't want to take the exam all over again are not made to take the test. That's what I'm looking at. Is it the best solution? I don't know, but JEE में this seems to be the thing and works for them. अच्छा, एक चीज और, सेंट्रलाइज्ड एग्जाम्स की मतलब इन प्रिंसिपल आप उसके फेवर में है या आपको लगता है कि वो डिसेंट्रलाइज ही रहे तो छोटे स्तर पर राज्यों की जिम्मेदारी है और राज्यों को कम, हर राज्यों में वो जो बोझ है 24 लाख का वो राज्यों में बंट जाएगा और वो बेहतर मैनेज कर पाएंगे, इसको कैसे देखते हैं? So increasingly when I look at the central test, no, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है because we're leading towards every student, like I can tell you today honestly that in every state now there are far better engineering colleges than IITs and NITs. Some of the IITs and NITs, not all IITs and NITs. You remove the top 5, top 10 kind of a thing. But जो नीचे स्तर के है ना उससे अच्छा लोकल कॉलेज रहेंगे. आप बैंगलोर में जाके देखिएगा, RV कॉलेज इज बेटर देन मेनी NITs. PMS college is better than many NITs, and you can go on. आप Tamil Nadu में जाके देखें SSN college, PSG college, these are far better than some of the NITs, IITs. पर हमने क्या किया है, ये IITs, NITs को इतना ऊपर का दर्जा दे दिया ना कि बाकी सब आपका प्रॉब्लम कर रहे हैं, राइट? और दूसरा ना, जब भी हम आई एम ए टेक कंपनी, हम कभी भी कुछ काम करते हैं, हम बोलते हैं कुछ प्रॉब्लम होगा ना तो सिर्फ वही गिरना चाहिए, पूरा साइट नहीं गिरना चाहिए. हम यही बात करते हैं, राइट? तो जब भी आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना स्टेट वाइज फॉर सर्टन थिंग्स, एट अ नेशनल लेवल यू डू इट फॉर IIT, जो कुछ भी करना है आप कर लीजिएगा, then you might be able to actually de-risk the problem and confine it to certain places only instead of taking it all over the country, because ये 24 लाख नीट अब ये टाइम है, मैं बता रहा हूँ अगले साल ये 27 लाख रहेगा. ये कम नहीं होने वाला है, ये ज्यादा ही होने वाला है, राइट? एंड the integrity of the process will always be questioned because कहीं ना कहीं आपको पेपर लीक होने वाला है, because NEET is a pen and paper test. It's not about to change. It's not about to change. When you have that kind of a situation, कैसे solve करोगे? I think we need to de-risk and bring down the problem or confine the problem to a certain place than making it all over the country. ठीक है, जुबिन आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे इसमें? देखिए, जो ये बच्चे हैं आज ज्यादातर जो तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं. ये आज जो हम बहाना बना रहे हैं कि ये बच्चे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं दे सकते, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं. आप बेशक अनाउंस कीजिए कि अगले साल नहीं, अगले 2 साल वाला हम करेंगे ताकि बच्चों को प्रिपेयर होने के लिए टाइम हो, पर इसका सोल्यूशन है कि ये कंप्यूटराइज टेस्ट होना चाहिए. दूसरा, जहां नॉर्मलाइजेशन की बात है वो ठीक है, जहां आपके साल में 2 या 3 एग्जाम हो रहे हैं और वो कोई भी एक एग्जाम का प्रोसेस विशिएट या करप्ट नहीं हो गया है. इस साल जो इन्फ्लेशन हुई है वो प्रोसेस ही गलत है, तो उसमें अगर आप नॉर्मलाइजेशन करते हैं, परसेंटाइल्स बेस से इक्वेट करते हैं, तो मेरे हिसाब से वो एक फेयर प्रोसेस नहीं रहेगा. आपको इस साल एक कठिन निर्णय, और वो है सरकार का काम, एक कठिन निर्णय लेना, और वो एक कठिन निर्णय उनको लेना ही पड़ेगा. और इसमें ये कि आप एक कट ऑफ लगा दीजिए कि 400 से ऊपर जो हैं वो ही फिर से ये एग्जाम लें, नहीं. जहां आपको अगर 12 लाख लोगों के लिए एग्जाम ऑर्गेनाइज करना है, वहां आप 24 लाख के लिए करें. वो मेहनत और वो प्रेपरेशन और वो लॉजिस्टिक्स जो ऑर्गेनाइज करनी है वो एक समान है. अब मैं आता हूं जहां आप स्टेट लेवल और के एग्जाम्स की बात करते हैं. हालांकि यस, जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत और बढ़ जाती है. जो नंबर ऑफ पॉइंट्स या नोड्स हैं जहां से लीकेज हो सकता है, खासकर वेदर इन अ कंप्यूटर बेस्ड और अ पेपर बेस्ड टेस्ट इन अ नेशनल एग्जाम, वो हो जाता है. पर जब अगर हम आज से 25-30 साल पहले की बात करें, बच्चे परेशान और उनके पेरेंट्स परेशान कि बोर्ड खत्म नहीं हुए, 10-10 स्टेट्स और राज्यों की उनको एक पूरी भारत दर्शन करनी होती थी अलग अलग एग्जाम्स के लिए, जहां डेट्स क्लैश होते थे, एक के ऊपर दूसरा चुनना है. और आप ये समझिए, मान लीजिए ये एक छोटे राज्य के स्टेट में ये करप्शन का इशू होता तो ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं होता. आज क्योंकि 24 लाख बच्चे इंपैक्टेड हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा है, तो ये इतना विवाद का मामला बढ़ा है. जहां सिर्फ 5 लाख बच्चे या 4 लाख बच्चे इस एग्जाम को दे रहे थे, क्या आपका चैनल या आपका शो इसको हाईलाइट कर रहा होता? मेरे हिसाब से शायद नहीं. तो जहां लार्ज एग्जाम्स हैं वहां एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम की एक आवश्यकता है.
तो हम उसी लॉजिक से कह सकते हैं कि यूपीएससी क्यों कंडक्ट करे, हर स्टेट अपने स्टेट सिलेक्शन बोर्ड के लिए ही करना चाहिए, या रेलवेज के हर रेलवे बोर्ड को अपना अपना अलग एग्जाम करें, एक सेंट्रल रेलवे बोर्ड को नहीं एग्जाम कंडक्ट करना चाहिए, हर आर्मी के बटालियन को या यूनिट को अपना एंट्रेंस खुद करें, एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम नहीं हो। ये नहीं चल सकता। वी आर वन नेशन, देयर शुड बी। और क्योंकि आप ये देख रहे हैं बोर्ड्स में, जहां एक सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है और फिर स्टेट बोर्ड्स हैं, उनको फिर यूनिवर्सिटीज को उनके मार्क्स को नॉर्मलाइज करना, वहां के एक ग्रेड इन्फ्लेशन दूसरे के ग्रेड इन्फ्लेशन को सॉल्व करने के लिए ही तो एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम सीयूईटी बनाया क्या है। क्योंकि एक स्टेट का 90% और एक सीबीएसई का 90% शायद एक बराबर नहीं है, तो आप किस तौर पे फिर बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, वो फेयर कैसे रहेगा। बातचीत के इस हिस्से में हम आखिरी पड़ाव पर हैं, पर महेश्वर जी, एक शिक्षाविद, एक एजुकेशनिस्ट महेश्वर पेरी से अगर मैं ये पूछूं कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए के चेयरमैन के लिए उनकी कुछ सलाह क्या है, क्योंकि इस बार जब ये दो घटनाएं सामने आई, एक पर तो सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, उसमें भले ही सरकार कितनी भी आलोचनाओं के शिकार हो रही हो कि एक एग्जाम ठीक से नहीं करा पाए नेट जेआरएफ वाला, बट वो नेक्स्ट डे निरस्त कर दिया गया। नीट के वाले केस में पहला जो फर्स्ट रिएक्शन था वो एक्नॉलेज ना करने को लेकर के था, बाद में एक हफ्ता लगा एक्नॉलेज करने में कि हाँ कहीं कहीं इंसिडेंट्स हुए हैं, लोकलाइज्ड इंसिडेंट उसको गवर्नमेंट ने, शिक्षा मंत्री ने कहा है। जो रिस्पॉन्स है, मैं एजुकेशनिस्ट के तौर पर आपसे पूछना चाहता हूँ कि देश के एजुकेशन मिनिस्टर से आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं इस सिनेरियो में। I think the first of all, देश के शिक्षा मंत्री must talk for the students and not for NTA. जो पहला स्टेटमेंट आया था, he spoke like the spokesperson of NTA, right? और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंटली, उनको ना हर उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला जाता है हमें कि जो कोई भी दोषी पाया गया उनको पनिश करेंगे। ये बच्चों को उनके पनिशमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। ये बच्चों को अपने एडमिशन में, अपने कॉलेज सीट में, आज के एग्जाम के बारे में क्या होगा, उनका फ्यूचर प्लान क्या है, अभी पढ़ना है, एग्जाम होने वाला है, नहीं होने वाला है, दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। दे आर नॉट लुकिंग एट प्रॉमिसेस, एंड दैट टू अ प्रॉमिस टू पनिश पीपल हु आर फाउंड गिल्टी इन फ्यूचर। इट्स अ मोस्ट रिडिकुलस थिंग। जब भी आप बच्चों से बात कर रहे हो तो बच्चों से बात कीजिएगा, किसी के इमोशन से बात मत कीजिएगा। और उसमें ना आज तक देश के शिक्षा मंत्री बच्चों से सीधा आंसर नहीं दे पाए हैं। आई जस्ट होप दैट ही कम्स आउट एंड रिस्पॉन्ड्स टू द चिल्ड्रंस कंसर्न्स, देन प्रॉमिस टू पनिश द गिल्टी इन फ्यूचर। That is not what is expected of him. He's speaking. He should be the minister for the students of this country, then the CEO of NTA. मनीष जी, आपको जोड़ना चाहते हैं इसमें आखिर में? पहले दिन उन्होंने बोला था कि कोई प्रमाण नहीं है चीटिंग का, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट और कोचिंग वाले अफवाह फैला रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं बच्चों को। पहला उनका स्टेटमेंट था। और दूसरे दिन वो ये बोलते हैं कि नहीं, 2 जगह से मतलब कंप्लेन आ रही है, पेपर लीकेज के कंप्लेन्स है, उसको हम देखेंगे। तो पहली बात ये है कि पहले आप तो श्योर हो जाते हैं ना कि आपको क्या बोलना है। और राजनीति तो आप खुद कर रहे हैं ना, राजनीति तो आप इस तरीके से कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि कोई नहीं, हमारी सरकार एकदम साफ सुथरा है, एनटीए साफ सुथरा है, और फिर अगले दिन आके आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मिसगाइड किसने किया? मिसगाइड तो आप खुद कर रहे हैं। तो यही है कि एक यूजीसी नेट का पेपर आप कैंसिल कर देते हैं क्योंकि आपको जानकारी मिलती है बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। लेकिन नीट के पेपर में आप इतने ज्यादा प्रूफ मिलने के बाद भी आप इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो इस पर एक्शन लेना चाहिए। जैसे दोनों एग्जाम को सेम तरीके से देखना चाहिए उनको। जुबिन जी, आपका कोई क्लोजिंग कमेंट? I agree absolutely with Maheshwar Peri ji that the education minister needs to be a leader and not a politician. He needs to think about the students and the future of these students. जो action आपको लेना है against the NTA chairman, against whoever is the functionaries and bureaucrats or people involved, वो अब एक technical और एक legal matter है। वो उन पे ना तो वो individually कुछ कर सकते हैं, जो सीबीआई है या जांच एजेंसी जो भी है वो उस पे वो काम करेगी। आपको सबसे पहले तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के सामने एक्नॉलेज करना है कि एक गलती हुई है, प्रॉब्लम्स हैं, और आप उसको सॉल्व करने के लिए जेन्युइन एफर्ट कर रहे हैं, तो सब उसको मानेंगे, सब उसको एक्सेप्ट करेंगे और शायद फॉरगिव भी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप हमारे साथ इस शो में शामिल हुए। मनीष राज जी और जुबिन मल्होत्रा जी और महेश्वर पेरी जी, आपके बहुमूल्य समय के लिए शुक्रिया।
नेता नगरी के इस हिस्से में हम बात करेंगे, जो भी ये घटनाएं चल रही हैं वो उस पर पत्रकारों से उसके राजनीतिक पक्ष पर बात करेंगे। हमारे साथ संजय सिंह हैं, आप कंसल्टिंग एडिटर हैं INS के साथ। आदेश रावल हैं, नेता नगरी में आप जानते ही हैं, जो लोग नेता नगरी देखते हैं, आप पत्रकार हैं लोकमत के साथ। और मिलन शर्मा हैं, जो सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इंडिया टुडे TV के साथ, एजुकेशन कवर करती हैं। इस मसले को खास तौर से उन्होंने कवर किया है। आदेश भाई, आपसे ही शुरू करते हुए, तबीयत आपकी नासाज है मैं जानता हूँ, इस मसले को विपक्ष किस तरह से उठाने की कोशिश, कैसे आगे ले जाने की कोशिश करेगा आने वाले समय में? हमने राहुल गांधी के साथ नीट स्टूडेंट्स की तस्वीरें, मुलाकात की तस्वीरें देखी। विपक्ष, कांग्रेस खास तौर से ये साफ कह चुकी है कि इस मुद्दे को हम पार्लियामेंट में भी उठाएंगे जब पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है। ये मसला ऐसा है कि बहुत सारे परिवारों से जुड़ा हुआ है और इशू स्टूडेंट्स का है। कल जिस हिसाब से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है इस मुद्दे के ऊपर, उससे मुझे लगता है कि इसको काफी दूर तक लेके जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद 15 स्टूडेंट्स थे जो देश के अलग अलग शहरों से बुलाए गए थे, उनके साथ वो मीटिंग हुई। NSUI के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस मीटिंग को अरेंज किया था, इन स्टूडेंट्स को वो लेके आए थे। तो कांग्रेस इसको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही है, क्योंकि उनको ये बात अच्छे से पता है कि जितना देश का युवा है वो पिछले इन 3 इलेक्शंस में बीजेपी के लिए वोट करता आया है। और नीट को ले लें, UGC को ले लें, ये तो मतलब अभी दिखाई दे रहा है। अदरवाइज अगर हम स्टेट्स के पेपर लीक काउंट करेंगे तो उसकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब उनको हम स्टूडेंट्स में काउंट करेंगे तो वो संख्या लाखों में जाती है। तो इसीलिए कल राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो इस इशू को संसद में उठाएंगे। लेकिन जो आरोप लगाया संघ के ऊपर कि संघ ने अपने सारे लोगों को जो काबिल नहीं है, नाकाबिल लोग हैं, उन्हें VC बना दिया यूनिवर्सिटीज के अंदर, या वो प्रोफेसर हो गए हैं। मतलब ये एक बड़ा आरोप है संघ के ऊपर और भाजपा के ऊपर कि आप देख लीजिए कि जो मीडियोकर लोग हैं उन्हें विचारधारा के कारण इन यूनिवर्सिटीज में बिठाया गया है, विचारधारा के कारण वो आज जो वाइस चांसलर हैं। तो ये एक बड़ा आरोप है। तो इससे आप देख लीजिए कि मुझे ये उम्मीद थी कि शायद राहुल गांधी अब संघ से थोड़ा सा परहेज करेंगे, लेकिन उनका वो अटैक लगातार जारी है। उन्होंने बीजेपी की बात कम करी, बार बार अपनी बात को रिपीट करके ये कहा कि संघ के लोगों को, RSS के लोगों को, जो इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उन्हें यूनिवर्सिटीज में भर दिया गया और वो इसके काबिल नहीं है, इसलिए पेपर लीक हो रहा है। तो ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है वो पूरे विपक्ष के लिए, ना कि कांग्रेस के लिए। और इस इशू को कांग्रेस भी और विपक्ष भी आने वाले सत्र में काफी एग्रेसिवली उठाएंगे और दूर तक लेके जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा मसला है जिसमें बहुत सारे मध्यम वर्गीय परिवार, स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, एक बच्चे के साथ वो अकेला पढ़ाई नहीं कर रहा होता है, उसके साथ बहुत सारी भावनाएं जुड़ी होती है परिवार की। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस जो कल मुलाकात हुई है नीट के बच्चों के साथ राहुल गांधी की, जो 15 स्टूडेंट्स आए थे, ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अच्छा, इसी में एक सवाल और आदेश भाई, फिर मैं और बाकी लोगों से भी बात करूंगा। आपने NTA के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर के भी बहुत सारे सवाल विवाद हैं, उन पर भी बात करेंगे। प्रदर्शन हुआ NSUI का, उसकी तस्वीरें आप देख रहे थे दिल्ली में। लेकिन ये जो बात है कि क्या 2024 के नतीजे ने जो आस कांग्रेस को दी है, क्या इसकी जड़ में ये है कि जो अभ्यर्थी हैं देश में, जो एप्लीकेंट्स हैं, वो उनकी नाराजगी एक पॉलिटिकल कैपिटल हो सकती है, एक राजनीतिक संजीवनी कांग्रेस को दे सकती है? ये जो भाव है, ये क्या 2024 के नतीजों से निकले हुए इशारों से कांग्रेस को मिला है, चंक्स में कुछ जगहों पर? नहीं, देखिए, एक उम्मीद तो जागी है कांग्रेस के भीतर भी और विपक्ष के भीतर भी, कि पहली बार ये उम्मीद जागी है कि वो बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं, क्योंकि इतना क्लोज जो इंडिया गठबंधन है वो चला गया था। तो वो जो उम्मीद है, उस उम्मीद, आप देखिए कि जितने भी इश्यूज हो रहे हैं 4 तारीख के बाद से, जब से नतीजे आए हैं, उसमें चाहे राहुल गांधी ही हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, सब लोग फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, तो एग्रेसिवली खेल रहे हैं। राहुल गांधी तो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे वो संसद में LOP बनी गए। तो एक उम्मीद इनको मिली है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप देखिए, अग्निवीर का मसला था, अग्निवीर के मसले पे
काफी नुकसान चुनाव में बीजेपी को हुआ है। तो इस बात को ये समझ कि देश का जो युवा है, जो बेरोजगारी है, जो पेपर लीक है, ये सब एक ही उसमें आएंगे कि भाई ये सब देश के युवा हैं, चाहे वो बेरोजगार है, चाहे वो आर्मी में जाना चाहता है, चाहे वो नीट देना चाहता है, यूजीसी है, जो भी है, मतलब ये पूरी एक कैटेगरी है और ये एक बड़ा तबका है। अगर ये बीजेपी से छटकेगा तो जाहिर तौर पर विपक्ष को उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। इस बात का उनको एहसास है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स के इशू को राहुल गांधी जो है और ज्यादा अग्रेसिवली उठाएंगे और विपक्ष जो है उसको पार्लियामेंट में एक स्ट्रेटेजी के तहत इस मसले को लेके आगे बढ़ेगा। और आपने देखा कि कल जब धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो पहली बार मुझे ऐसा लगा इन 10 सालों में कि सरकार ये एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ हमारी जवाबदेही है और हमें जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है ये भी मैंडेट का ही कारण है। जिस हिसाब से सरकार ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, जिस हिसाब से उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए, अदरवाइज होता क्या था कि आप आरोप लगाते थे, आप निकल लेते थे। सरकार में शिक्षा मंत्री जवाब नहीं देता था, जो बाकी मंत्री है वो जवाब देते थे। तो ये भी मुझे लगता है कि ये जो मैंडेट आया है 4 जुलाई को, ये 4 जून को माफ कीजिएगा, ये भी उसी का नतीजा है कि आपको जो पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो आपको इस बात का एहसास है कि हमारी जवाबदेही अब ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स के इशू को सत्ता भी और विपक्ष भी दोनों बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आदेश भाई, अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। अगले नेता में फिर से मिलेंगे। संजय जी, यहीं से 4 जून को आदेश कह रहे थे कि मैंडेट आया, 4 जून को ही नीट के नतीजे आए और जो पहला बयान था देश के शिक्षा मंत्री का वो ये था कि कहीं कोई करप्शन नहीं हुआ है, कोई पेपर लीक के सबूत भी नहीं हुए हैं। एक हफ्ते के बाद उस बयान में एक नरमी आती है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पहली बार ऐसा स्वीकार करते हैं कि आइसोलेटेड इवेंट्स, आइसोलेटेड घटनाएं हुई हैं कुछ कुछ जगहों पर, बिहार में हुई हैं, कुछ एरर्स हुए हैं, पारदर्शिता की बात वो दोहराते हैं। इस समय सरकार के भीतर, खासतौर से शिक्षा मंत्रालय के भीतर, किस तरह की समीक्षा या आत्ममंथन चल रहा होगा या चल रहा होना चाहिए? देखिए, जिस दिन नतीजे आ रहे थे पार्लियामेंट के, उसी दिन ये आया था, आपने सही कहा, 4 तारीख को। नीट के बारे में जो खबर आम हुई या जो कंसर्न जाहिर हुए वो उसके अगले दिन से आना शुरू हुए, क्योंकि उस दिन ऑब्वियसली मतलब जो मेन लाइन न्यूज चैनल्स थे या बाकी कुछ थे उस पर वो फोकस थे। वो नतीजे भी नीट के अचानक से अनाउंस हो गए थे। उसके बाद से जब फोकस होना शुरू हुआ तो कई लोगों के मन में एक डाउट बनना शुरू हुआ। जैसा आदेश कह रहे थे कि बहुत सारे नीट की परीक्षा में या किसी भी परीक्षा में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, पर्टिकुलरली यंगस्टर्स का जो एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें पूरा का पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है। उसके बाद बाकी है कि आपके जानने वाले में कहीं ना कहीं कोई एग्जाम दे रहा होता है, तो एक कंसर्न मतलब एक जाहिर होता है। और एक जागरूक सोसाइटी में किसी भी अगर आपको किसी एग्जाम को लेकर के कोई संभावनाएं या कुछ इस तरह के क्वेश्चंस उठते हैं, रेज होते हैं, तो उस पर चर्चा होती है। जहां तक धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने शिक्षा मंत्री ने जो पहले दिन बयान दिया था उसको लेकर के मुझे लगता है कई क्वार्टर्स में वो उसको लेकर के काफी कंसर्न था, या वो एक सेटिस्फैक्शन के भाव से नहीं देखा जा रहा था, क्योंकि उसके पहले काफी कुछ एक तरह का हम कहें कुछ एक पॉकेट्स में आक्रोश, कुछ पॉकेट्स में कंसर्न और कुछ पॉकेट्स में एजिटेशन का एक भाव आया था और कई लेवल पे वो था। इसमें 2 चीजें देखने वाली थी। एक तो बहुत सारे ऐसे भी, कुछ मान लीजिए कुछ जगह पे पेपर लीक हुआ है, कुछ जगह पे ऐसे रिपोर्ट्स आए जहां हरियाणा में झज्जर में एक ही जगह से 8 बच्चों को 720 में 720 आ गया। वहां से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको 650, 670, 75 से ज्यादा नंबर आए हैं। कुछ इस तरह के केसेस जब आते हैं तो स्वाभाविक तौर पे पब्लिक माइंड में जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जो अदरवाइज कॉन्शियस है, उनके अंदर एक काफी कंसर्न का, जो डायरेक्टली उनके अंदर एजिटेशन का और बाकी लोगों के अंदर कंसर्न का एक भाव आता है। इसलिए वो जो पहला बयान था वो थोड़ा नागवार कई पॉकेट्स में, कई सेक्शंस में गुजरा। उसके बाद की जो दूसरी घटना है वो काफी इंटरेस्टिंग थी, जो बिहार पुलिस आमतौर पे बहुत सक्षम पुलिस नहीं मानी जाती है देश में, लेकिन इस मामले में बिहार पुलिस ने काफी अच्छा वो काम किया है और
जिस तरह से वो केस को प्रोसीड किया है, मुझे लगता है कि अगर बाहर से जितना समझ में आता है वो साधुवाद बिहार पुलिस को फॉर वंस किसी काम के लिए वो मिलना चाहिए। एक चीज और भी इंटरेस्टिंग अगर आप देखेंगे तो बिहार में बीजेपी की और जेडीयू की सरकार है, केंद्र में बीजेपी जेडीयू साझा है, एनडीए की सरकार, मतलब ब्रॉडली है एनडीए की सरकार, यहाँ भी है वहां भी है। जो मुद्दा वहां उठाया वो विजय सिन्हा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उन्होंने उठाया और उन्होंने काफी इलैबोरेशन में हो गए। एक तरह से अगर आप बिहार में देखेंगे तो पहले बीजेपी के नेता जो सुशील मोदी हुआ करते थे वो काफी माइक्रो डिटेलिंग्स में या रिसर्च में जाते थे। बहुत सारी चीज जैसे चारा घोटाला का है या लैंड फॉर जॉब वाला जो स्कैम है, इस तरह की चीज वो लेकर के आए थे। इस बार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा वो काफी कुछ लेकर के आए और एक जो शंका का भाव था वो भाव, क्योंकि किसी का कन्फेशनल स्टेटमेंट हो जाता है। केंद्र में अगर देखेंगे तो चूंकि ये सरकार का प्रमुख चीज क्या था कि जॉब में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पारदर्शिता का भाव हो और सरल किया जाए। इसीलिए मोदी सरकार का पहले टर्म में अगर आप देखिएगा तो उन्होंने कहा था कि किसी भी ग्रुप 4 के लिए एग्जाम के लिए आपका इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहीं पैरवी और बाकी तरह के कुछ इन्फ्लुएंस पैसे बाकी कारोबार वहां पे होते हैं, या आपका सेल्फ अटेस्टेशन का जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए था। ये चीज होने से और नीट का क्वेश्चन लीक होने से पर्टिकुलरली जिस समय बाकी प्रदेशों में बहुत सारी जगह क्वेश्चन लीक के मामले आए, तो एक जो प्रामाणिकता है सोसाइटी के बेसिस पे कोई भी हम आप या हमारे बच्चे या जानने वाले कोई भी पढ़ाई इसलिए करता है कि अच्छा पढ़े, अच्छी जगह एडमिशन हो या अच्छी नौकरी उससे संबद्ध हो। अगर वो चीज क्वेश्चन में आती है तो स्वाभाविक तौर पे एक सोसाइटी एट लार्ज का एक आक्रोश जगता है। धर्मेंद्र प्रधान का कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने अलग से कुछ और चैनलों से भी उन्होंने बात की है। उनका अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे या जिस तरह से बात वो कर रहे हैं, उनका है कि उस कंसर्न को चाहे एनटीए के एग्जाम को लेकर के हुआ हो या नेट वाले एग्जाम को लेकर के हुआ, उस कंसर्न को एक सरकार, जागरूक सरकार कैसे एड्रेस करेगी, वो एड्रेस करने का भाव क्या होगा और किस एक्सटेंट तक वो जाएंगे। ये सही है कि इस समय बहुत सारी चीज वो एक चूंकि कोर्ट में भी केस चल रहा है तो बहुत सारा चीज वो नहीं कह सकते जो सरकार जिस तरह से सोच रही होगी, वो भी मैं मानता हूं। लेकिन कल उन्होंने जिस तरह से बात की वो कम से कम एक संवेदना, एक कंसर्न और एक शिक्षा मंत्री का वो भाव था कि जो भी गलत हुआ है उस पर हम एक्शन लेंगे। एक्शन का एक्सटेंट क्या होगा, उसके मोडालिटीज क्या होंगे, जो सही विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या होगा, और ये साथ में पुलिस एक्शन के साथ जो चीजें निकल करके आती हैं वो क्या होगा। तो निश्चित रूप से सरकार के लिए बड़ा कंसर्न का इशू है, क्योंकि पारदर्शिता अगर यंगस्टर्स को नहीं देंगे, आप मतलब वोट देते हैं या नहीं देते हैं, उस चीज को छोड़ करके अगर आप आगे देखें तो एक किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी मतलब भारत जब आगे की सोच रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो आप ऐसा होने नहीं दे सकते। वो भी मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ या किसी भी और तरह के स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि ये सारे एग्जाम बहुत ही क्रिटिकल है लोगों के लिए। तो सरकार में ऑफ कोर्स कंसर्न का भाव है। आगे वो संसद का सत्र भी होगा जहां ये विषय प्रमुखता से उठेगा, विपक्ष इसको आगे लेकर के जाएगी। लेकिन उसके पहले पक्ष जो है, जो सरकार है, अपनी होमवर्क या अपनी तैयारी उस लेवल तक लेकर के जरूर जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज ये काफी सीरियस कंसर्न का इशू है गवर्नमेंट के लिए, तो उस लेवल तक जरूर लेकर के जाएगी ताकि वो किसी सेटिस्फैक्टरी आंसर के साथ आ सकें। जी, पहली चूक जिसको कई एजुकेशनिस्ट भी कह रहे हैं कि एक चूक उस समय धर्मेंद्र प्रधान से ये हुई कि वो एनटीए को क्लीन चिट देने की जल्दबाजी एक दिखी, और ये सवाल आज तक से इंटरव्यू में उनसे जब पूछा भी गया तो उन्होंने स्वीकार भी किया कि हाँ उस स्तर पर एक गलती हुई उनसे। लेकिन जब उन्होंने बिहार प्रशासन से बात की और इन्वेस्टिगेट किया और ये स्वीकारा कि वाकई कुछ जगहों पर इंसिडेंट्स हुए हैं, तो अब वो एक्शन ले रहे हैं, उन्होंने समिति बना दी है। मिलन शर्मा हमारी दोस्त नेता नगरी में हमारे साथ आई हैं। मिलन, आपसे इसलिए बात करना चाहते हैं कि आप रेलवे और एजुकेशन ये दोनों ही विभाग कवर करती रही हैं लंबे समय तक। नई सरकार के गठन होने के बाद इन्हीं दोनों मंत्रालयों से जुड़े हुए कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसे विवाद हुए हैं कि पब्लिक स्क्रूटनी में आ गए हैं। किस स्तर की समीक्षाएं, सवाल वही है आपसे, किस स्तर की समीक्षाएं या कोर्स करेक्शन या रियलाइजेशन आप देख रही हैं विद इन गवर्नमेंट इन इंसिडेंट्स के बाद?
देखिए, क्योंकि मैं रेलवे और एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है शिक्षा मंत्रालय दोनों कवर करती हूँ, जाहिर सी बात है कि आप भी देख रहे हैं दोनों ही मंत्रालयों में इस वक्त आत्मचिंतन आत्ममंथन चल रहा है, क्योंकि लगातार जो वादे किए जा रहे हैं दोनों मंत्रालयों की तरफ से वो उस पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। तो पहले बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी की। आप अभी डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से उनके हाल ही के बयानों में कुछ विनम्रता दिखाई दी है। जिस दिन मैंने उनका इंटरव्यू किया था उस दिन वो ओडिशा से वापस ही आए थे और वो उस दिन चार्ज ले रहे थे बतौर एजुकेशन मिनिस्टर, और मुझे लगता है कि उस वक्त शायद उनके पास ज्यादा जानकारी नहीं थी नीट की गड़बड़ियों को लेकर, और इसीलिए उस वक्त जिस तरीके से उनसे पूछा गया कि नीट के पेपर्स में जो लीक हुई है उस पर लेकर आप क्या कहेंगे, तो हाँ, उनका पहला जो जवाब यही था कि नीट पे कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, क्योंकि उस वक्त तक मुझे लगता है कि सरकार के जो उच्च स्तर पर बिहार प्रशासन, जो पुलिस प्रशासनिक इंक्वायरी थी और ऊपर तक के ऑफिशियल्स के बीच में जो एक समन्वय होना चाहिए वो शायद नहीं बैठ पाया था। और हमें एक्चुअली दाद देनी चाहिए बिहार पुलिस की, जो जिन्होंने पहले ही पेपर लीक होने के काफी नजदीक ही वो जो पूरा मॉडस ऑपरेंडाई था उसको क्रैक कर लिया था, क्योंकि वहां से लगातार बयान आने शुरू हो गए थे। एक एफआईआर भी हुई थी, वहां से पुलिस के बयान भी आए थे कि पेपर लीक जैसा कुछ सामने आया है, लेकिन सरकार की तरफ से बार बार ये कहा गया कि सवाई माधोपुर के सेंटर में इम्पर्सनेशन हुई है और बिहार में ऐसा कुछ भी पटना में नहीं देखने को मिला है वगैरह वगैरह। लेकिन जिस दिन मुझे याद है मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने ये बताया था कि अब हाँ, कुछ गड़बड़ियां कुछ सेंटर्स से सामने आ रही हैं, और इसमें पेपर लीक ही नहीं था, इसमें कुछ लॉस ऑफ टाइम की गड़बड़ियां भी एनटीए ने नोट की थी, इसमें कुछ स्टूडेंट्स को गलत पेपर सेट देने की गड़बड़ियां भी नोट हुई थी, और इसमें दो तीन और चीजें जो हैं गोधरा में, जैसे एक पूरा जो सिस्टम इनको बाद में पता चला, वो तो इन्होंने रिपोर्ट्स मंगवाई सारे स्टेट से और उसके बाद इनको ज्यादा छानबीन के बाद चीजें पता चली। लेकिन बिहार में कम से कम जो मोडस ऑपरेंडाई पहले ही क्रैक हो गया था, उसके पीछे कम से कम हम कह सकते हैं कि पुलिस काफी सक्रिय दिखाई दे रही थी। और सरकार में अब ये मंशा है, दो तरफ से बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये है। पहला कि हमने पूछा कि क्या रीनीट किया जा सकता है। 24 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं, 13 लाख बच्चे क्वालिफाई करते हैं, तो कितना बड़ा ये सिस्टम है। आप पहले देखिए कि नीट करवाना बहुत आसान बात नहीं है, और किसी भी तरीके की जो अभी इस वक्त जो गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं आपको, वो बहुत ही लोअर लेवल पे दिखाई दे रही हैं। अगर आप खुद भी देखें तो किन किन सेंटर्स में ये चीजें हुई हैं। झज्जर के सेंटर में ये पूछा गया कि 6 लोगों ने एक साथ टॉप कैसे किया। कुछ और हरियाणा के सेंटर्स हैं, वहां पर टाइम लॉस हुआ, उन्हें ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। तो ये सारी जो गड़बड़ियां हैं सेंटर्स ने भी अपने तरफ से सरकार को नहीं बताई हैं, और अपने स्तर पर जो वहां के सुपरिटेंडेंट्स थे, इन्विजिलेटर्स थे, उन्होंने भी काफी बातें छुपाई। ये तो अच्छा है बच्चों का, जिन्होंने सामने आकर बहुत सारी गड़बड़ियां खुद भी रिपोर्ट की, और काफी सारे बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की मदद लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आए और उन्होंने याचिका दायर की, इसीलिए उनकी बात फिलहाल सुनाई दी गई। लेकिन मैं अगर सच कहूँ तो मैंने कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स से बात की जिन्होंने नीट दिया और पूरी मेहनत करके नीट दिया। अब उनके जो सर पे बातें चल रही हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने कड़ी मेहनत करके नीट दिया, हमारा स्कोर भी अच्छा आया है और हमें ना इस याचिका से कोई लेना देना है, हम ये चाहते हैं कि एग्जाम कैंसिल ना हो। अब ये दोहरी तलवार है सरकार के लिए कि क्या कुछ बच्चों में या कुछ लोगों में, जैसे अनुराग यादव हैं, जहां पर गड़बड़ियां हुई हैं, उन्होंने एडमिट किया है, कन्फेशनल स्टेटमेंट है, और गोधरा के सेंटर्स में या पटना और कुछ हरियाणा के सेंटर्स में ग्रेस मार्क्स मिलने की वजह से क्या हर बच्चे का भविष्य इस वक्त एक प्रश्न चिन्ह में डाल देना चाहिए? ये सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी है।
और दूसरी चुनौती ये है कि इन जो गड़बड़ियों को एक सेंटर के लेवल पे देखा जा रहा है, जहां पर इस वक्त जो जानकारी हमारे पास है कि ये सेंटर्स में जो इन्विजिलेटर्स हैं और सुपरिटेंडेंट्स हैं उनको चीजें आउटसोर्स करते हैं। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर है जो कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने एडमिट भी किया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा हम मान रहे हैं कि एनटीए के एग्जाम कंडक्शन प्रोसेस में इंस्टीट्यूशनल फेलियर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यही है कि आपने एक सिस्टम बना दिया। पहले के जमाने में कुछ सालों पहले एक बच्चे को मेडिकल क्वालिफाई करने के लिए हर राज्य में टेस्ट देना पड़ता था, एम्स का अलग टेस्ट देना पड़ता था, अलग अलग कॉलेजेस के अलग क्वालिफाइंग टेस्ट होते थे। लेकिन सरकार ने जब नीट बनाया, उसको एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम बनाया, तो उसमें ऑब्वियसली जितने लूप होल्स थे वो लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए और उस लूप होल में यही दिखाई दिया कि जो गड़बड़ियां हो रही हैं वो इस लेवल पे हो रही हैं जहां पर एनटीए उन्हें रोक नहीं पा रहा है, चेक नहीं कर पा रहा है। जबकि आपको पता होगा कि बार बार ये क्लेम किया जाता है इनके पास कुछ कंपनीज हैं जिनका मैं अब नाम नहीं लेना चाहूंगी, कुछ हाईटेक कंपनीज हैं जो इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेवल पर जांच करती हैं। हर सेंटर में सीसीटीवी कैमरे लगे होना ज़रूरी भी है और ये प्रोटोकॉल है एनटीए के एग्जाम कंडक्शन का। और हर टाइम जब पेपर खुलता है तो लॉक बॉक्स में से टाइमिंग नोट की जाती है वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी जो प्रोसेसेस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, वो लेड डाउन है, लेकिन फिर भी इनका कहीं ना कहीं उल्लंघन किया जा रहा है और उन बच्चों का नुकसान हो रहा है जो मेहनत कर रहे हैं, साथ ही उन बच्चों का नुकसान हो रहा है जिनके साथ गड़बड़ियां देखी जा रही हैं या गलत क्वेश्चन सेट देके जा रहे हैं। तो अब सरकार के अंदर ये बात चल रही है कि कैसे एनटीए को एक तरीके से कुछ नए सुझावों के साथ थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया जाए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में, और ये एक बड़े ऑफिशियल से मैं बात कर रही थी, उन्होंने भी बताया कि शायद एनटीए को सारे सेंटर्स अपने अंडर लेने पड़ेंगे। अभी जो आउटसोर्सिंग चल रही है वो शायद हटाने की कंसिडरेशन हो सकती है, बट ये बहुत बड़ी मतलब मैमथ एक्सरसाइज है, पॉसिबल होना मुश्किल है, क्योंकि आप देखिए कितने हजारों सेंटर्स हैं और भारत में भी बाहर भी जिनके एग्जाम्स कराए जाते हैं। तो किस तरीके से इन सेंटर्स में मैन पावर लगाया जाएगा या सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी, इसको कैसे एक जो नेक्सस है पूरा पेपर लीक का, जो अनुराग यादव या ऐसे लोग जिनको बढ़ावा देते हैं, वो कैसे रोका जाएगा। फिलहाल सरकार की मंशा ये है और जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन डिटेल सामने आ रही हैं, एनटीए को खुद दिखाई दे रहा है कि काफी ज्यादा जो लूप होल्स हैं उन्हें बंद करना जरूरी है। बट ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है, इसीलिए शायद वो अभी ना रीनीट करने की बात कर रहे हैं, ना उन बच्चों को नाराज कर रहे हैं जिन्होंने मेहनत की है, और ना उन बच्चों से कुछ बोल पा रहे हैं जिन्होंने अपना जो टाइम खोया है और जिन्होंने अपना समय इसमें जो है खराब हुआ है जिनका। तो दोनों तरफ से ये प्रॉब्लम सामने आई है और डेफिनेटली सरकार की तरफ से भी जो चूक हुई है उस पर वो सामने आकर बात कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात भी है क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा है इस वक्त, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है और इससे कोई भी गड़बड़ी नहीं बर्दाश्त की जा सकती। एक चीज पे मैं और चाहता हूँ थोड़ा ब्रीफली और एक बार इसको समझाइएगा कि हम सुनते हैं कि एनटीए की फंक्शनिंग में एक समस्या ये कि जो आप आउटसोर्स कह रही हैं जिसको, उसको कई जगह हमने पढ़ा कि वो टेंडर सिस्टम है। तो वो किस तरह से है? वो कमीशनिंग, मतलब क्या कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स पर कोई भी ऑफिशियल मौजूद नहीं होता है और वो पूरी तरीके से प्राइवेट कंट्रोल्स में रहता है? ऐसे कुछ सेंटर्स थे, मतलब उसको थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चरल तरीके से आप समझा सकें कि आउटसोर्स का मीनिंग क्या है। नहीं कुलदीप जी, ऐसा नहीं होता है। उसमें जो है 3-4 जो लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें एक सुपरिटेंडेंट होता है, क्योंकि सेंटर्स आउटसोर्स करने का मतलब ये है कि दूर दराज के इलाकों में जहां तक बच्चे पहुंच पाएं, और जस्ट मेट्रो सिटीज की बात नहीं है, ऐसे ऐसे इलाकों में जहां पर जो बच्चे हैं वो ट्रैवल करके पहुंच सके, ऐसी जगहों पर सेंटर्स खोलना एनटीए के लिए नामुमकिन है, मुश्किल है। और इसीलिए कई ऐसे लोगों को स्कूल्स में ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपने स्कूल में सेंटर खोलें। तो उसमें स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, उसमें एक इन्विजिलेटर होते हैं, एनटीए के स्टेट लेवल पर ऑफिशियल्स होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये जो सिस्टम है टेंडरिंग का, या ये जो सिस्टम है आउटसोर्सिंग का, ये
फुल प्रूफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस लेवल पर जो गड़बड़ी हो रही है वो एक आप देख रहे हैं कि नीचे का मॉडस ऑपरेंडाई है। आपने देखा बिहार के केस में कैसे कन्फेशनल लेटर आया है, एक रात पहले पेपर आता है। ये हालांकि बहुत हास्यमक है कि अनुराग यादव पेपर रटते हैं और फिर भी उनके 720 में से 185 मार्क्स आते हैं, और कहीं कहीं उनके जो गड़बड़ियां हैं मार्क्स को लेकर वो भी परसेंटाइल में गड़बड़ियां हैं, ऊपर नीचे किया हुआ है, वो मैनिपुलेशन और फजिंग है। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से एक गेस्ट हाउस को बुक किया गया, वहां पर मैं NHAI का नाम नहीं लूंगी क्योंकि उसमें थोड़ा सा विवाद है, उस गेस्ट हाउस को बुक किया गया वहां पर रहने के लिए। गोधरा में जैसे आप देख रहे हैं कि एक एक जो पेपर है वो बिक रहा है 30 लाख रुपए का। तो उस लेवल पर जहां पर ये करप्शन हो रहा है उस लेवल तक NTA अभी नहीं जा पा रही है और नहीं रोक पा रही है चीजों को। तो वो एक बहुत लोअर लेवल है। रिमेंबर कि हमने रिपोर्ट्स में ये भी पढ़ा है कि जहां पर ये पेपर्स प्रिंट होते हैं वो प्रिंटिंग सिस्टम्स जो हैं वहां पर जो लोग काम करते हैं वहां तक ये नेक्सस चलता है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि लास्ट मोमेंट पे पेपर प्रिंट हो रहा है, वहां प्रिंटर्स में कौन काम कर रहा है, सीक्रेट प्रिंटिंग होती है, एक SBI से पेपर आता है, कैनरा बैंक से पेपर आता है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी जो गलियां हैं ये नेविगेट करके जो है पूरा सिस्टम बना हुआ है। क्या इस सिस्टम को NTA पूरे तरीके से अपनी कमान में ले सकता है, ये एक सवाल इस वक्त सरकार के सामने है। और कैसे विजिलेंस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा ये भी कहा जाता है कि वहां पर प्रोटोकॉल्स में जैमर सिस्टम्स भी लगाए जाते हैं। सोचिए अब किसी स्कूल में एग्जाम हो रहा है नीट का, वहां पर जैमर तक लगाया जा रहा है ताकि फोन से कुछ मैसेजेस ना आए, हैकिंग ना हो एक्सेट्रा। बट फिर भी पेपर लीक हो जा रहा है। तो ये कैसे हो रहा है और क्यों NTA इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है, क्यों परपेट्रेटर्स को पकड़ने में इतना टाइम लग रहा है? तो इसलिए शायद ये जो टेंडरिंग सिस्टम जिसकी आप बात करें कुलदीप, इसको क्वेश्चन करना जरूरी है। और सर्टनली जो बच्चे इस वक्त आवाज उठा रहे हैं नीट के खिलाफ, मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं करना चाहूंगी, लेकिन सरकार की ये मंशा है कि इसको एक 0 एरर एग्जाम कैसे बनाया जाए। इसमें मुझे लगता है इस टेंडरिंग प्रोसेस पर तो जरूर कार्रवाई सरकार करेगी। अच्छा मिलन, एक और राजनीतिक विवाद इसके इर्द गिर्द जमा हुआ है, और वो अभी थोड़ी देर पहले एक एक्सपर्ट हमारे साथ थे तो वो इशारा कर रहे थे कि कैसे सरकारें कई बार सिफारिशी स्तर पर पदों को भरती हैं। NTA के चेयरमैन जो हैं प्रदीप जोशी, उनके संबंध में ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जिसको कांग्रेस ने भी उठाया और एक अखबार ने भी एक चिट्ठी छापी है सिफारिशी, जिसमें ये लिखा है कि संघ के क्षेत्रीय प्रचारक इनकी सिफारिश कर रहे हैं कि ये चाहते हैं। और उसके पहले उनको कई MP और छत्तीसगढ़ के लोक सेवा आयोग में भी उनको पोस्टिंग मिल चुकी है। शिक्षा मंत्री से जब इस बारे में सवाल पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि सबकी अलग अलग विचारधारा होती है और मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, विपक्ष अपना काम कर रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है। लेकिन जब एक एजेंसी और उसके काम करने का जो तरीका है वो सवालों के घेरे में होता है तो नियुक्तियों का तरीका भी सवालों के घेरे में होता है। क्या इस तरह का कोई विद इन गवर्नमेंट इस तरह का भी कोई कंसर्न है? क्योंकि विपक्ष की ओर से बार बार जोर देकर के ये कहा जाता है कि इंस्टीट्यूशंस के साथ समझौते किए गए हैं, वहाँ जो लोग उन इंस्टीट्यूशंस को चला रहे हैं वे पूरी तरह से कॉम्पिटेंट नहीं है। ऐसे आरोप विपक्ष लगातार लगाता रहा है 2014 के बाद से ही। कुलदीप, आप सही कह रहे हैं कि नोटिफिकेशंस ऑफ अपॉइंटमेंट्स को लेकर भी काफ़ी विवाद रहा है। मैं NTA स्पेसिफिक ही नहीं बात करना चाहती हूँ, लेकिन और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं पूरे एजुकेशन सिस्टम में जहाँ पर जो है बार बार ये आरोप लगते हैं कि RSS की तरफ से या फिर VHP या संघ की तरफ से बार बार कुछ लोगों की अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो एक टॉप लेवल पर हो रही हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो UGC हो या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री में हो या NTA में हो। और लगातार ऐसी चीज़ें होने की वजह से जो है सिस्टम पर बहुत ज़्यादा सवाल भी उठते हैं। हाल ही में हमने एक स्टोरी भी लिखी थी इस पर कि कैसे प्रदीप जोशी, जिनका आप नाम ले रहे हैं, वही जो है NTA के चेयरमैन भी हैं और वही रिकमेंडेशन कमेटी में जो है रिकमेंडेशन
कमेटी के मेंबर भी हैं। अब वो ये पॉइंट आउट करता है कि एनटीए अपनी ही जांच में अपने ही जो है ऑफिशियल को बिठा दे रही है, साथ में एक नेशनल कमीशन, नेशनल मेडिकल कमीशन से भी एक व्यक्ति उस जो है पैनल में है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपने ही खिलाफ अपनी ही इन्वेस्टिगेशन में जुड़ जाएं? तो ये एक सवाल था जो काफी टाइम से अभी भी घूम रहा है। कल भी मेरे ख्याल से किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मेंद्र प्रधान जी को ये कहा कि आप वो जो रिकमेंडेशन की कमेटी है जो सुप्रीम कोर्ट को रिकमेंडेशन दे रही है उसको आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसमें प्रदीप जोशी जी का नाम भी है। अब यही जो सवाल है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री को एक शैडो में ले जाते हैं, क्योंकि इन सवालों के जवाब अभी नहीं दिए जा रहे हैं ढंग से। हमने एनटीए डीजी से भी इस बारे में पूछा था, लेकिन वो इस पैनल का जो कंपोजिशन है उसको गुप्त रखना चाह रहे थे। और क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जब आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में रिप्लाई दे रहे हैं, तो कभी ना कभी तो ये सामने आ जाएगा। और हमने इंडिया टुडे आज तक में ये कहानी लिखी है कि प्रदीप जोशी का नाम है उस पैनल में कुछ लोगों के साथ, जहां पे वो पूर्व यूपीएससी चेयरमैन भी रहे और उनका दोबारा से नाम भी डाला जा रहा है एज एनटीए चेयरमैन उसी इन्वेस्टिगेशन कमेटी में। तो ये जो सवाल है जाहिर सी बात है कि विपक्ष उठा रही है कि आरएसएस की रिकमेंडेशन है या वीएचपी या ऐसे कोई बीजेपी से अफिलिएटेड उस विचारधारा से, राइट विंग विचारधारा से अफिलिएटेड लोगों की जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। और कुछ सालों में कुलदीप हमने ये भी देखा है कि इसका जो एक परसेंटेज है वो बढ़ा भी है। ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई हैं जहां पर लिखा जा रहा है कि ऐसे विचारधाराओं के लोगों की अपॉइंटमेंट्स बढ़ी हैं, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या अन्य यूनिवर्सिटीज हो। यहाँ पर लगातार ये सवाल खड़े होते आ रहे हैं और इसीलिए शायद विपक्ष जो है इसको हथियार बनाकर इस्तेमाल करता है। तो जाहिर सी बात है कि नियुक्तियों में एक जो प्रोफेशनलिज्म है, जो एक प्रोटोकॉल है, वो सरकार को जरूर मेंटेन करना चाहिए, वरना ऐसे सवाल सरकार के सामने आते रहेंगे और लोग इसका जवाब भी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि क्यों ऐसे व्यक्तियों को विदाउट एनी क्रेडेंशियल हायर किया जा रहा है कुछ पोस्ट पर, ताकि मैनिपुलेशन हो सके एक तरीके से। इसका कनेक्शन कुलदीप मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि एनसीईआरटी की किताबों से भी बहुत ज्यादा हो रहा है। आपने देखा हाल ही में कि कैसे पूरा जो सिलेबस है एनसीईआरटी का वो किस तरीके से बदला गया है, क्या क्या उसमें बदलाव दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या जो डिस्प्यूट है उसको अयोध्या इशू बना दिया, 4 पेजेस से 2 पेजेस का कर दिया। और सरकार के हाल ही में जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को जो जमीन दी गई उस पर जो राम मंदिर बनाया गया वो उसमें डाल दिया गया। और सारे जो पिछले वक्त के जो भी चीजें थी, चाहे वो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हो, वहां से लेकर कर सेवा हो, या फिर सोमनाथ से लेकर आडवाणी जी की रथ यात्रा हो, वो सब कुछ डिलीट कर दिया गया। एनसीईआरटी की किताबों में मैं बताऊं, अगर महात्मा गांधी की जो असैसिनेशन थी उसमें भी एक बहुत अहम पैराग्राफ डिलीट कर दिया गया था, जिसमें लिखा हुआ था कि कुछ लोग ऐसे थे जो आरएसएस की विचारधारा के थे, जो गांधी जी को पसंद नहीं करते थे। और उसमें ये भी डिलीट कर दिया गया कि कुछ समय तक आरएसएस को बैन भी कर दिया था, तो ये स्टेटमेंट भी डिलीट कर दिया गया। तो ये सारी चीजें सामने हैं, सबूतों के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर दिख रही हैं, इसीलिए ये सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। जी, और विचारधारा की तुष्टि के लिए जो नियुक्ति का सवाल है, ये इस सरकार की ही समस्या नहीं है, इस सरकार में भी है, ऐसे आरोप भी हैं। पर इससे पहले की जो सरकार रही, कांग्रेस सरकार, उस समय भी ये आरोप लगते रहे कि उस समय एकेडमिशिया जो है वहाँ पर लेफ्ट लिबरल या कांग्रेस की विचारधारा में यकीन रखने वाले लोगों के हाथ में वो नियुक्तियां रहीं, चाहे वो संस्थान के अध्यक्षों के पद रहे हों, चाहे वो सरकारी कमीशंस, जो कमीशंस बनाए गए थे जिनके आधार पर कई बहुत बाद में अच्छे काम भी हुए, रिमार्केबल काम भी हुए, लेकिन उसमें जो लोग बैठे हुए थे वे वामपंथी विचार के थे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो इसलिए कहा जाता है कि जब कांग्रेस सरकार आती है तो एकेडमिशिया लेफ्ट का हो जाता है, और जब दक्षिणपंथी सरकार इस देश में आई है, ये जो ट्रेंड है ये ओवरऑल हमारे यहाँ मौजूद रहा है, और ये बिल्कुल एक खामी है जिसका असर, चूंकि ये कॉम्पिटेंस बेसिस पर नहीं है, ये विचारधारा की तुष्टि के बेसिस पर है, और उसका जो असर या खामियाजा है वो अल्टीमेटली सबसे नीचे बैठे हुए छात्र पर होता है, जो दिन रात मेहनत करके तैयारी कर रहा है एग्जाम के लिए। बहुत शुक्रिया मिलन शर्मा, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने हमें समय दिया।
तो हमारे साथ रोहित कुमार सिंह हैं, आप पटना ब्यूरो में एडिटर हैं इंडिया टुडे टीवी के लिए। और बिहार चूंकि एपिसेंटर जैसा बनता हुआ अभी दिख रहा है, अभी तक की जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है नीट मसले की, और वहीं से पहले अनुराग यादव का कबूलनामा आया, वहीं से अभी कमोबेश 1 दर्जन आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रोहित जी, पहले तो राजनीतिक रूप से बताइए कि क्या क्या हो रहा है, राजनीतिक हलचल क्या है, इस पूरी घटना का बिहार की राजनीति में असर क्या है? 2-3 बड़े पॉइंट्स क्या हुए हैं बिहार की राजनीति पर असर डालने वाले? छात्र छात्राएं हैं, उनकी चिंता बिहार के राजनेताओं को कम, और अपनी एक तरीके से कहें तो पॉलिटिक्स जो है वो ज्यादा इस वक्त देखने को मिल रही है, राजधानी पटना में बोले या बिहार में बोले। और देखिए, सबसे पहले इसकी शुरुआत दरअसल की बीजेपी की तरफ से की गई। जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने पूरे इस मामले में सबसे पहली बार कहें तो तेजस्वी यादव के एक करीबी का नाम इसमें घसीटा। उन्होंने प्रीतम कुमार, जिनका नाम है, जो कि तेजस्वी के पीएस भी है, आप सचिव बताए जाते हैं, और आप सचिव को उन्होंने 2 दिन पहले जो उनका नाम लिया। और नाम उन्होंने क्यों लिया? तो नाम उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि बीजेपी या फिर कहे विजय कुमार सिन्हा का ये आरोप है कि प्रीतम कुमार ही वो शख्स है जिसने वो गेस्ट हाउस जो है वो बुक करवाने में मदद की थी, जहां पर जो तमाम आरोपी जो इस वक्त हैं, जो 13 आरोपी जो इस वक्त पुलिस की या फिर ईओयू के गिरफ्त में है, वो वहां ठहरे थे। उसमें से 4 आदमी या 5 आदमी जो है आरोपी वहीं पर ठहरे थे एग्जाम की एक रात पहले। तो बुकिंग किसने कराई उस गेस्ट हाउस की? इसमें प्रीतम कुमार का नाम को वो लेकर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रीतम कुमार ने ही 2-3 बार कॉल किया जो कंसर्न आदमी है, और उसके बाद ही जो है सिकंदर यादवेंदु के नाम पर वो कमरा बुक हुआ। फिर उस कमरे में अनुराग यादव और कुछ लोग और जो है, जो अभ्यर्थी है, वो वहां पर ठहरे। तो प्रीतम पर हमला बोलना, देखिए यहाँ पर सीधा प्रीतम को साधने की कोशिश नहीं की जा रही थी, या फिर प्रीतम को घसीटने की कोशिश नहीं, बल्कि निशाना कहीं और था। निशाना था तेजस्वी यादव को इस पूरे मामले में जोड़ना। और वही हुआ कल भी। विजय कुमार सिन्हा ने कल जो कॉल डिटेल कुछ रिकॉर्ड्स उन्होंने दिखाए मीडिया के सामने, प्रीतम का जिक्र कर रहे थे, बार बार तेजस्वी यादव का नाम उस पर घसीट रहे थे और आरोप लगा रहे थे कि इसमें तेजस्वी यादव की भी जो है इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। यानी जांच केवल प्रीतम कुमार तक, या उन्होंने जो फोन्स किए रूम कमरा बुक कराने के लिए, या वो सिकंदर यादवेंदु के करीबी हैं, रिश्तेदार है या नहीं, वहां तक जो है जांच का दायरा सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि तेजस्वी यादव की भी जो है वो जांच इस पूरे मामले में की जानी चाहिए। और कहीं ना कहीं इसको आरजेडी से, ये पूरा जो पेपर लीक का एक मामला बिहार में चल रहा है, उसको आरजेडी से जोड़ दिया। और इसमें तेजस्वी यादव का, रोहित जी, एकदम ताज़ा बयान है जिसमें तेजस्वी ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पीएस जो है, अगर ये जो सज्जन पर्सन इन क्वेश्चन है प्रीतम जी, अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो पुलिस आए और इनको अरेस्ट करके ले जाए, हम नहीं रोकने वाले हैं। दूसरी बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आरोप हैं और प्रति आरोप हैं। आरजेडी की ओर से वो तस्वीर दिखाई शेयर की जा रही है जिसमें सम्राट चौधरी जो हैं उप मुख्यमंत्री, वो कथित तौर पर जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए उनके साथ एक तस्वीर साझा करते हुए दिख रहे हैं। अब आरजेडी ने जो फोटो का जिक्र कर रहे थे, वो फोटो ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। एक अमित आनंद नाम का ये व्यक्ति है जो इस पूरे मामले में जो से गिरफ्तार है, उस वक्त आरोपी है, उसका सम्राट चौधरी के साथ तस्वीर डाल दी और आरोप लगाया कि ये भाई बीजेपी से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति है, या इसका कनेक्शन है सम्राट चौधरी से। अब सम्राट चौधरी का इस पर बयान आ गया है कि भाई मैं तो राजनेता हूँ, हजारों लोग, सैकड़ों लोग मुझे सुबह शाम मिलते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं, मैं क्या करूँ। अब वो तो एक देखिए स्टेटेड पोजीशन है, किसी भी राजनेता का कभी किसी आरोपी के साथ फोटो आ जाए या कुछ किसी मामले में फोटो आए तो वो यही कहता है कि भाई मैं तो राजनेता हूँ, 100-200 लोग मुझे सुबह शाम मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, कौन कौन क्या है मैं नहीं जानता हूँ। तेजस्वी यादव भी यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं बचाव नहीं कर रहे प्रीतम कुमार का कि उनको फंसाया जा रहा है या इस तरीके से। वो सीधा कह रहे हैं कि अगर प्रीतम कुमार का नाम आया है तो फिर इसकी जांच कर लेनी चाहिए, किसने रोका हुआ है। सरकार इस वक्त नीतीश कुमार की है, बीजेपी की है, तो इसमें उनकी जांच करवा ली जाए, पीए हो, पीएस हो, कोई भी हो, उसकी जांच करा ली जाए। लेकिन तेजस्वी ने भी वही कहा कि पूरे मामले को जो है वो भटकाने की कोशिश की जा रही है, जांच को भटकाने की कोशिश की जा रही है। अब तेजस्वी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये करेक्शन जो है पेपर लीक से, ये दरअसल आरजेडी का नहीं बल्कि जो मुख्य आरोपी है अमित आनंद,
उससे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अमित आनंद की तस्वीर सम्राट चौधरी से आ गई है। तो यहाँ देखिए, मोटे मोटे का अगर बात की जाए तो राजनीति जो है वो इस वक्त जमकर हो रही है। भविष्य क्या होगा बच्चों का, उसकी फिक्र रत्ती भर भी मैं कहूँ तो बिहार के नेताओं में बिल्कुल भी नहीं है। कोई इस बात को लेकर संजीदा नहीं है कि परीक्षा होनी चाहिए, दोबारा नहीं होनी चाहिए, बच्चों के भविष्य का क्या होगा। लेकिन अपनी अपनी राजनीति साधने के लिए जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो इस वक्त लगाए जा रहे थे। यूं तो 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं अभी तक, लेकिन जो 2 नाम ज़्यादा सामने आ रहे हैं, अमित आनंद और सिकंदर यादवेंदु, इनके बारे में संक्षेप में अगर ये कौन लोग हैं, 2-2, 3-3 लाइन में इनकी प्रोफाइल बता सकें। क्योंकि विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि सिकंदर यादवेंदु जूनियर इंजीनियर बने, उसके पहले भी जो सरकारी पद उनको मिलते रहे वो आरजेडी की कृपा से मिलते रहे। थोड़ा सा इन दोनों लोगों के बारे में जो भी जानकारी अभी तक उपलब्ध हो वो बताइए। देखिए, जो जानकारी मोटी मोटे तौर पर इस वक्त उपलब्ध है, जो सामने आई है सिकंदर यादवेंदु को लेकर कि वो जूनियर इंजीनियर के पद पर जो है वो काम कर रहा था और दानापुर में, और लालू परिवार का बताया जाता है कि आरोप लगाया गया कि करीबी है। अब विजय सिन्हा ये भी बता रहे थे कि लालू जब जेल में थे, होटवार जेल में रांची में, तो वहां पर उनकी सेवा किया करता था, वहां जाता था उनसे मिलने के लिए। इस तरीके का आरोप लगाए जा रहे हैं, यानी कि लालू परिवार का ये करीबी है, इस तरीके का आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि सिकंदर यादवेंदु जो है वो प्रीतम का भी रिश्तेदार है। अब इसकी जांच होनी चाहिए, हमें भी नहीं पता है कितनी इसकी सच्चाई है, लेकिन आरोप यही लग रहे हैं कि प्रीतम और सिकंदर यादवेंदु में भी जो है वो कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई रिश्तेदारी है। इसकी भी जो है वो जांच करवाने की मांग जो है वो की जा रही है इस वक्त। और बताया जाता है कि जूनियर इंजीनियर जो होते हुए सिकंदर यादवेंदु को बहुत सारे विभागों का भी जो है वो एक तरीके से कहें तो काम दिया हुआ था, ताकि उसके प्रभाव को जो है और ज्यादा जो है वो बढ़ाया जा सके। अब इसमें दूसरा जो शख्स है अनुराग यादव जो है वो बताया जाता है कि वो भी करीबी है सिकंदर यादवेंदु का, यानी कोई पारिवारिक सदस्य है जो कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था, उनका भतीजा है वो। भतीजा है। तो और ये बताया जा रहा है कि परीक्षा से पहले ही सिकंदर यादवेंदु ने उसको कोटा से बुला लिया और उससे कहा कि आ जाओ, वापस पटना आ जाओ, सारी सेटिंग हो गई है, पेपर लीक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बेकार हुआ, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तुम पटना आओ, सारी सेटिंग हो चुकी है परीक्षा पास करवाने की। तो अनुराग यादव जो भतीजा है वो भी पटना पहुंच जाता है और वो भी जो है वो परीक्षा में जो है वो बैठता है। और देखिए, दिलचस्प बात क्या है, जो अनुराग यादव ने अपने कबूलनामे में कहा है कि जो पेपर उसको एक रात पहले रटवाया गया, हूबहू वही पेपर अगले दिन परीक्षा में आता है, नीट की परीक्षा में। यानी कि एक बात साफ है कि जो पेपर रटवाए गए थे वो कहीं ना कहीं वही पेपर जो अगले दिन एक परीक्षा में आता है। तो ये एक तरीके से स्पष्ट है कि ये पूरा मामला जो है वो पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। और एक चीज हम आपको और बता कुलदीप कि जो भी जांच का दायरा है वो और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। अब केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेगी ये निर्भर करता है जो EOU की जांच रिपोर्ट जो है वो जो शिक्षा मंत्रालय को, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सौंपी गई है, उस पर निर्भर करता है। क्योंकि जो हमें जानकारी मिली है कि बिहार की EOU जो है, जो कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, जिसने अभी तक पूरे मामले की जांच की है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने इस बात को कहा है कि ये पूरा मामला पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर ये प्रश्न मैंने उभरता हुआ देखा, वहाँ पे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं और राजनीतिक रूप से कुछ लोगों को ये शरारतपूर्ण भी लग सकता है ये प्रश्न। लेकिन JDU के और BJP के शासन वाली बिहार पुलिस ने, उसकी EOU शाखा ने जो अच्छा काम किया है, उसने राजनीतिक रूप से केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री के लिए एक मुश्किल पैदा कर दी है। और क्या ये हो पाया? तो ये इसलिए हो पाया, इसका जो कारण है वो अलायंस सरकार में निहित है, क्योंकि केंद्र में भी और राज्य में भी अलायंस की सरकार है। देखिए, मुश्किल तो है, जाहिर सी बात है। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मतलब अगर ये आप मान लीजिए, नीतीश कुमार की खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। अब यही नीतीश कुमार हम जो जानते हैं, अगर ये आज गठबंधन में नहीं होते, उनके बदौलत सरकार नहीं चल रही होती, तो और अगर उन्होंने वो ऐसे मामलों में जब बयान दिया करते थे, अगर बच्चों के भविष्य का सवाल है, आज अगर नीतीश कुमार आकर ये कह दे कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, अधर में लटक रहा है, केंद्र सरकार को देखना चाहिए, हो सके तो कैंसिल करें, तो बड़ी फजीहत होगी केंद्र सरकार की। क्योंकि नीतीश कुमार के भरोसे ही इस वक्त जो है वो सरकार उनकी चल रही है।
तो ऐसे में नीतीश कुमार भी खामोश है। अब उनकी क्या मजबूरी है या क्या है वो हम नहीं जानते हैं कि नीतीश कुमार क्यों खामोश है। लेकिन अब ईओयू ने जो पूरी ये जो अभी तक की जांच की है ना, उसने कम से कम कह सकते हैं केंद्र सरकार के लिए मुश्किल बढ़ा दी है। भले राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार कोई बयान ना दे रहे हो जिससे कि नरेंद्र मोदी सरकार कोई मुश्किल में आ जाए, लेकिन जो सरकार की एजेंसियां हैं, बिहार सरकार की एजेंसी ईओयू जो जांच कर रही पूरे मामले की, और उसने जिस तरीके से कहे तो खुलासा किया है, ये पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला जो है वो लग रहा है, तो जाहिर सी बात है उससे बड़ी फजीहत जो है वो केंद्र सरकार की होगी। धर्मेंद्र प्रधान, जैसा कि मैं बता रहा था, कि वो तो सीधा सीधा नकार चुके थे कि पेपर लीक का कोई मामला ही नहीं है, ये केवल ग्रेस मार्क्स और कुछ बच्चों को ज्यादा अंक दे दिए गए, बस उससे ये जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन ये तो बिहार पुलिस की जो ईओयू है उसकी जांच में ये पूरा मामला सामने आया कि ये केवल ग्रेस मार्क्स या कुछ बच्चों को ज्यादा अंक दे दिए गए उससे जुड़ा हुआ नहीं है। ये मामला और ज्यादा व्यापक है, ये पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला है। और जो जले हुए प्रश्न पत्र मिले हैं उससे ये सब स्पष्ट होता है, उससे साफ होता है। और जो कबूलनामा है, जो आरोपी है, जो बाकी जो और भी है छात्र हैं, यादवेंदु है, इन सब का जो कबूलनामा है उसमें उन्होंने कहा है कि एक रात पहले हमें प्रश्न पत्र मिल गया था, रटवाया गया था, वही प्रश्न अगले दिन पे जो है वो नीट की परीक्षा में आया। तो साफ तौर पे ईओयू ने तो अच्छा काम किया है, लेकिन बिहार सरकार की इस एजेंसी के अच्छे काम ने केंद्र की जो एनडीए की सरकार है उसके लिए जो है कहीं ना कहीं मुश्किल का सबब जो है वो पेश कर दिया है। मुश्किल हो गई है कि अब केंद्र सरकार क्या करेगी, क्योंकि ईओयू की रिपोर्ट जो है वो जो हमें जानकारी है इस ओर ही इशारा कर रही है कि मामला पेपर लीक का है। अब केंद्र सरकार मुश्किल में है, इस रिपोर्ट के आधार पर नीट की परीक्षा को कैंसिल करे या नहीं करे, या जैसा चल रहा है वैसे चलने दे। कुछ बच्चों का जो फिर रीटेस्ट होने वाला है तो उतना ही होगा। ये अंत में फैसला केंद्र सरकार को करना है कि बिहार सरकार की इस एजेंसी के रिपोर्ट पर क्या फैसला लिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया रोहित जी, हमारे साथ जुड़े थे पटना से। हमारे साथ देवांशी जोशी हैं, गुजरात से हमारे साथ जुड़ी हुई फाउंडर डायरेक्टर हैं, जमावट की गुजरात बेस्ड पत्रकार हैं। देवांशी, गोधरा के सेंटर की बड़ी चर्चा है देश में। नीट का जो गोधरा का सेंटर था, बहुत सारे दूसरे राज्यों के लोग गोधरा के सेंटर पर आए थे, ये कैसे संभव हुआ? वहाँ पर ये भी हो रहा था, ऐसी खबरें भी आई हैं कि ओएमआर शीट खाली ही जमा कराई जा रही थी, जिसको टीचर्स बाद में आधे घंटे में भरने वाले थे। आधे घंटे में किसी भी ओएमआर शीट को भरने के लिए, मतलब थोड़ा सा मानना नाकाबिले यकीन सा लगता है कि जब तक आंसर शीट उपलब्ध ना हो या प्रश्न पत्र उपलब्ध ना हो और पहले से आंसर शीट बना करके ना रखी गई हो, आधे घंटे में ओएमआर शीट सारी कैसे भरी जा सकती हैं? गोधरा में क्या हो रहा था उस सेंटर पे, वो समझाइए। एकदम क्रिस्प में मैं आपको एमओ पूरा बता देती हूँ। मॉडस ऑपरेंडी जो थी वो कि गोधरा की जय जलाराम इंटरनेशनल स्कूल है, वहां पे पूरा सेंटर हाईजैकिंग किसको बोलते हैं, क्योंकि पूरे सेंटर के जितने भी एसोसिएटेड लोग थे उनको साथ में ले लिया गया था पूरे करप्शन में। इसमें बच्चे पहले से डिसाइडेड थे कि किनको मदद करनी है, तो जितने लोग थे उनको पहले से बताया गया था कि सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, आप पेपर में लिखने की एक्टिंग करना, आपको जो कुछ आता है वो आप ओएमआर शीट में आंसर भर सकते हैं, बाकी आपको खाली छोड़ देना है। जैसे ही पेपर आया तुरंत उसकी फोटोज बड़ौदा भेजी गई, जहां पे ऑलरेडी टीचर्स को बिठाया गया था एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उन्होंने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया और वाकई यही था कि 5 से 7 बजे के बीच में, 7 बजे जब कुरियर वाला लेने आता है उससे पहले प्रिंसिपल की ऑफिस में, जहां कैमरा नहीं होते, वहां पर बच्चों सारे आंसर भर दिए जाएंगे। गोधरा के कलेक्टर को अगले दिन ही उसकी जानकारी मिल गई थी। ये पेपर लीक भी था, पूरा सेंटर हाईजैकिंग था, क्योंकि हर इंसान वहां उससे जुड़ा हुआ था, सबको पता था कि ये गलत हो रहा है। और वहां पे बच्चे, अब गोधरा है लेकिन कुछ बच्चे झारखंड, बिहार, हरियाणा से भी एग्जाम देने के लिए आए थे। गुजरात के भी बच्चे थे जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए थे। तो हर राज्य से आया हुआ बच्चा, 20 से ज्यादा बच्चे किसी ना किसी तरह इससे जुड़े हुए थे। एक चीज़ और कि पेपर लीक की तपिश का जो सबसे ज़्यादा सामना पिछले कुछ समय में किसी सरकार ने किया है, मैं प्रदेश सरकारों की बात कर रहा हूँ, तो अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार ने किया। 7 साल में, मतलब उसमें से 5 साल अशोक गहलोत की सरकार थी और उन 7 साल में वहाँ 14 पेपर लीक हुए थे। रीट का मामला बहुत बड़ा हो गया था। लेकिन नंबर्स अगर आप देखते हैं तो गुजरात में 7 साल में 14 पेपर लीक गुजरात में भी हुए हैं और वहाँ बीजेपी की ही सरकार है अरसे से। इतने कानून हैं, इतनी चीज़ें हैं गुजरात के बारे में, उसके मॉडल के बारे में इतनी बात होती है, ये पेपर लीक गुजरात में रुकते क्यों नहीं?
हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारा परसेप्शन उतना अच्छा बना हुआ है स्टेट को लेकर कि हम सच बताते हैं तो हमें कभी-कभी लगता है कि हमारे अच्छे परसेप्शन को हम तोड़ रहे हैं। लेकिन परसेप्शन और वास्तविकता में फ़र्क होता है और शिक्षा के मामले में तो वो वाक़ई में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो गुजरात में ना सिर्फ़ शिक्षा लेकिन उनको पढ़ाने वाले शिक्षक जैसे आपने 2-3 दिन पहले तस्वीरें देखी होगी कि शिक्षक अपनी माँग को लेकर जब रास्तों पे गए तो गांधीनगर में कुछ लड़कियां मतलब उसमें से एक लड़की प्रेग्नेंट थी 6 महीने की प्रेग्नेंट थी लेकिन फिर भी उसको घसीटा गया। अब गर्भवती औरत को आप घसीटते हैं और फिर स्कूल में सिखाते हैं कि आप सबसे पहले बच्चे को बोलना चाहिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। तो अब आप ऐसा सिखाते हैं और बच्चों को मारते भी है जो रास्ते पर आते हैं अपने हक के लिए और उसके बावजूद उसके बाद सरकार वो मांग स्वीकार भी करती है कि हाँ गलत है। तो पहला जो पेपर लीक का बहुत पहले जो मामला सामने आया था वो इसी शिक्षक की भर्ती का था। उसके बाद एलआरडी यानी कि पुलिस में कांस्टेबल की एक भर्ती होती है गुजरात में, उसका भी पेपर लीक हुआ। बिन सचिवालय पेपर लीक 2019 में हुआ जिसको लेकर बहुत बड़ा आंदोलन गांधीनगर में हुआ और हर राज्य की तरह यहाँ पर भी यही था कि पेपर लीक हुआ है, बच्चों को टेलीग्राम में एडवांस में मिल जाता है, बच्चे जाते हैं रास्तों पर, दिखाते हैं अधिकारियों को, नेताओं को कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार बताती है कि हमें और ज्यादा सबूत चाहिए। और अब जैसे हम अभी बात कर रहे हैं तो कर रहे हैं, फिर उसमें एसआईटी नहीं होती। कुछ चीज बहुत क्लियर होती है कि ये सामने है, फिर भी सरकार बताती है कि मामलों को खींचती है वो और वो कोशिश करती है कि एसआईटी बनाकर जो सबसे बड़ा आरोपी है उनको किसी ना किसी तरीके से बचा ले क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनका पॉलिटिकल कनेक्शन भी रहता है और 30 साल से ज्यादा समय के लिए जब एक की एक सत्ता आती है और विपक्ष भी बातों को उतना रखना भूल जाता है तो ये बहुत आम हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि गुजरात का वो नेचर कि वो आवाज न उठाना वो बदल रहा है और इसलिए अब ये तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पे लोग रास्तों पे उतरते हैं, अपनी बात करते हैं और ये बताते हैं कि सरकार को ये बदलना पड़ेगा। तो पेपर लीक में अभी थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा है गुजरात में। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका और हमारे सभी मेहमानों का। राजनीतिक दांव पेच अपनी जगह है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य इसमें नीतियां जीरो टॉलरेंस की हों ताकि देश के नौजवान अगली पीढ़ी के जो नायक होने वाले हैं उनके मनोबल के साथ खिलवाड़ ना हो, वरना राजनीति बहुत होगी। नेता नगरी में इस बार इतना ही। कुलदीप के साथ रहे आप। नमस्कार।